अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अच्छा देखो, जैसे कि बिजनेस लॉ, ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा है? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में कहाँ पर थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। राजू प्लीज मुझे बताना कि कॉन्ट्रैक्ट का एकदम सिंपल इक्वेशंस क्या होता है। রাজু ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পারিস, নো ইস্যু, কেউ কিচ্ছু মনে করবো না, যেটা জানি সেটাই বলবি। সিম্পল ইকুয়েশনসে কন্ট্রাক্টের ইকুয়েশনস কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ কন্ট্রাক্ট? Sir, contract is equal to agreement plus enforceability by law. এগ্রিমেন্ট প্লাস এনফোর্সেবিলিটি অফ ল। অয়ন ঠিক বলেছে? অয়ন ঠিক বলেছে রাজু? আমি ওকে জিজ্ঞাসা हाँ করেছিলাম। सर, सर हाँ। ओके ओके। अच्छा देखो, साहिल को बंगाली समझ में नहीं आता, विश्वजीत थोड़ा बहुत बंगाली समझ लेता है ना विश्वजीत? यस सर। हाँ, इतना तो तू समझता है, मैं जानता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मतलब जो लॉ बनाया जाता है उस लॉ को एनफोर्सेबल करना है, मतलब लागू करना है। लागू माने प्रयोग करा, बांग्लाते আমরা যেটাকে বলি प्रयोग करा, मतलब प्रयोग में लाना है, ठीक है, मतलब उसको यूज करना है, लॉ को यूज करना है, एनफोर्स करना है। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोग यहाँ से एग्रीमेंट को अलग करें कि व्हाट इज एग्रीमेंट, तो विश्वजीत एग्रीमेंट का मतलब बता दे थोड़ा मुझे। होगा विश्वजीत? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्रीमेंट का मतलब बता दे। ऑफर प्लस क्या होता है? ऑफर प्लस, वो विश्वजीत आउट हो गया था। अच्छा, तो विश्वजीत एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बताना थोड़ा मुझे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ राजू? एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है ना? कि जैसे कि मानो कि मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ कि क्या आज का क्लास करोगे, तो शायद आप लोगों को अचानक से मन हुआ नहीं नहीं सर आज का क्लास नहीं करना है। तो अगर आप लोग ये मेरा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा और ऑटोमेटिकली हम लोग क्लास भी नहीं कर पाएंगे, है ना? साहिल, साहिल क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? मतलब रिकॉल करा रहा हूँ मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, ये तो ऑब्वियसली हो गया है क्लास में पहले ही, तो मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमेशा दिल में या दिमाग में रखते हुए चलना है कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। आज बिकॉज ऑफर एक्सेप्टेंस में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करना है, ऑफर एक्सेप्टेंस में आज बहुत जोर का चर्चा करना है, दैट्स वाई मैंने ऑफर एक्सेप्टेंस को थोड़ा फिर से एक बार आप लोगों के सामने रिकॉल करा रहा हूं कि देखो ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है। तो जैसे कि आप लोग इतना दिन में समझ ही गए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ऑब्वियसली एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो जानना ही है, साथ में आपको एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इस पे हम लोग लास्ट क्लास में यही चीज़ अयन तू थोड़ा कर लेना, जो क्लासेस लास्ट क्लास में मैंने कर दिया था। एंड आफ्टर दैट मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आई थिंक डिस्कस करना चालू कर दिया था, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, ये तो क्लियर हो ही चुका है। एग्रीमेंट होता है, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होता है, और एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से बनता है। और ऑफर कितना तरह का होता है इस पे भी बात करना है, एंड एक्सेप्टेंस कितना तरह का होता है इसमें भी बात करना है। मतलब अलग से क्या क्या आज मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कुछ पॉइंट्स जो बाकी रह गया है और जो चीज़ लास्ट क्लास में पढ़े हैं उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे ऑफर पे एंड एक्सेप्टेंस पे, बेसिकली जो दोनों चीज मिलके एग्रीमेंट को बनाते हैं।
ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से मिलके एग्रीमेंट को बनाते हैं ना, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लेंगे और यहाँ से एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। मतलब नॉर्मली हम लोग इस तरह से रीड करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, और फिर बताते कि एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्चुअली मैटर जो है ना वो यहाँ से चालू होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने का पहला पड़ाव तो चालू होता है ऊपर से नहीं नीचे से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब ये टॉप टू डाउन जैसे हम लोग रीड कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये डाउन टू टॉप रीड करना चाहिए। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? हेलो? कि यस सर। इसको रीड कर रहे हैं हम लोग टॉप टू डाउन, बट एक्चुअली इसको डाउन टू टॉप एक्चुअल में रियल लाइफ में होते हैं। कि रियल लाइफ में क्या होता है ना, पहले ऑफर आता है या एक्सेप्टेंस आता है, ऑफर एक्सेप्टेंस होगा फिर जाके एग्रीमेंट बनेगा। एंड फिर वो एग्रीमेंट को, जैसे कि राजू ने एकदम स्टार्टिंग में कहा कि सर एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर जाके बात आते हैं ना ये सब। तो दीज आर द थिंग्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर। ओके। गुड इवनिंग प्रियांशु। प्रियांशु गुड इवनिंग। ओके, तो देखो, तो ये जो मैं पॉइंट आपके आपके साथ बात कर रहा था, ये जो एक पॉइंट था, इस पर्टिकुलर पॉइंट में बेसिकली आयन को जो मैं बोल रहा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में चर्चा कर लिया। उसको बस थोड़ा सा आप ना एक बार प्लीज, एक बार मैं वीडियो शेयर कर लूंगा, एक बार कर लेना। अगर आप लोगों में से जो उनका भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिकॉल करना है जरूर कर लेना। बहुत बहुत वाइटल पॉइंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो घनचक्कर दिख रहा है ना, एक सर्कल, ठीक है, एक साइकिल दिख रहा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने का साइकिल। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के पीछे कितना सारा मैटर काम करता है, ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कशन किया। तो वो चलो मैं अभी थोड़ा स्किप करता हूं बिकॉज ये तो मैंने डिस्कस कर चुका था। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने लास्ट क्लास में चालू किया था, याद आ रहा है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना विश्वजीत? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यस। में ही तो बात करना है ना। ओके, यस सर। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट। मतलब देखो, अभी हम लोगों ने बोला ना कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब पॉइंट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का होता है, तो उसमें एक होता है एनफोर्सेबिलिटी की वैलिडिटी के ऊपर डिपेंड करके, दूसरा होता है फॉर्मेशंस की वैलिडिटी के ऊपर डिपेंड करके, एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके। अब शायद आपके मन में चल रहा है कि ठीक है सर, इतना सारा चीज होता है बट ये सब पढ़ के होगा क्या? सर पूरा दुनिया तो बिजनेस करता है ना, द होल वर्ल्ड इज डूइंग बिजनेस। तो जब पूरा दुनिया बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट बिना बिजनेस किस बात का? आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा, बिना कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस कैसे चलेगा, डील कैसे करोगे? दुनिया भर में जहां भी बिजनेस का डीलिंग्स हो रहा है वो सारा का सारा जगह बिजनेस डीलिंग्स। आपको मैं कुछ जगह दिखाता हूँ जहां सिर्फ बिजनेस डीलिंग्स होता है और कुछ नहीं होता। सर आप लोग दुबई जानते हो? सर दुबई, एक टाइम पे दुबई ऑयल के लिए वो मेनली पैसा कमाया दुबई ना, ऑयल से। मतलब बहुत सारा ऑयल माइंस था। लेकिन आज दुबई ना कोई ऑयल माइंस वगैरह दुबई का मेन बात नहीं है, ऑयल माइंस में तो ज्यादा कुछ और है नहीं। ठीक है, अभी दुबई का बिजनेस शिफ्ट हो गया बिजनेस डीलिंग्स के ऊपर। आई डोंट नो आप लोग कितना समझ रहे हो मेरा बात को। ये मिडिल ईस्ट का, या फिर सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के नाम सुने हो ना सर? सर आपको क्या लगता है ये जो दुबई आपको जो दिख रहा है, यहाँ ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली बिजनेस सेंटर्स है मैक्सिमम्स, ठीक है, बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो ये दुबई का मेन अभी का करंट जो कल्चर बन गया ना, वो बिजनेस डीलिंग्स का कल्चर बन गया। मतलब पूरा का पूरा पूरा वर्ल्ड का एक मिडिल है ये। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट क्या है, कि मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट में आपको इतना ज्यादा समझाने के लिए दुनिया को यूज कर रहा हूँ, बिकॉज पूरा दुनिया भर में बिजनेस चल रहा है। और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दुबई सिटी है, ठीक है, दुबई है आपका, फिर आपका अबू धाबी है। ठीक है, तो इस तरह का शहर मेनली तो पहले पैसा कमा लिया, तेल का जो इनका माइंस है या फिर जो था, ठीक है, वहां से तो मेनली पैसा इनका हो गया। उसके बाद अभी इनका मेन काम क्या है ना, ये दुनिया भर का बिजनेस कम्युनिकेशंस का काम करते हैं। जैसे मानो कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो बिजनेस में सबसे टॉप है, दैट इज यूएसए। मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस सिनारियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, ये दुनिया के हर एक कंट्री के साथ बिजनेस करता है, हर एक कंट्री के साथ। तभी तो यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है राजू?
आयन मतलब थोड़ा कंफर्म करना तो फिर मैं Yes, sir. आगे बढ़ूंगा, है ना। Yes, sir. यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों है, बिकॉज ये एक इतना बड़ा कंट्री है और इसका रिसोर्सेस, इसका ह्यूमन रिसोर्स, इसका नेचुरल रिसोर्स जो करंट लेवल में मतलब दुनिया में जाने माने वाले हैं। तो ये यूएस का दुनिया में बोलबाला इसलिए है क्योंकि ये हर एक कंट्री के साथ बिजनेस करता है, और बिजनेस करता है मतलब सबके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तभी ना करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ चाइना के साथ इनका थोड़ा सा ना तू मैं है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज चाइना इनको टक्कर देता है। मतलब अगर आपको मैं ग्लोबल कंपटीशन के बारे में बताऊं, जैसे देखो हम इंडियंस तो ऑब्वियसली चाइना को हेट करेंगे ही ना, बिकॉज चाइना हमारे मतलब नाक में दम लगा के रखे हैं, हमेशा तंग करता है, हमारा एरिया ले लेता है, तिब्बत को छीन के रखा है, आप समझ रहे हो ना। तो चाइना के लिए हम लोगों का, लेकिन अगर आप ये सब झगड़ा वगैरह छोड़ दो, तो इंटरनेशनल कंपटीशंस में करेंटली दो कंट्री ऐसा है जो दुनिया में एक दूसरे को compete कर रहा है, दैट इज एक यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है चाइना। एक ओवरऑल बिजनेस सिनारियो में बता रहा हूँ, और साइज वाइज भी इनका बिजनेस, इसका एरिया भी बहुत बड़ा है मतलब यूएस का भी साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, और चाइना का भी साइज बहुत बड़ा है। ये दुनिया का बहुत ही बड़े कंट्रीज में से एक है, ठीक है, लार्जेस्ट, मतलब इंडिया जैसा कंट्री ना, इसके अंदर 2-3 आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट दुनिया का हर एक कंट्री के साथ बिजनेस करता है। अब जैसे ये बिजनेस करता है तो ये क्या कोशिश करता है कि ये कोशिश करेगा कि भाई ये सपोज मानो ईस्टर्न वर्ल्ड में अपना ये जमाना चाहता है, तो इसको एक तो जगह चाहिए ना, अफ्रीका में अपना रंग जमाना चाहेगा, तो इसको एक ना बीचों बीच जगह चाहिए। तो इस ये सब चीजों के लिए ना दुबई एक बहुत ही मतलब एक स्पेशल एरिया बन गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को ही ना वहां पर मतलब हैंडल करते हैं। दिस इज द मेन थिंग, और कुछ नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट करने की ये एक सेंटर जो पूरा का पूरा दुनिया भर का एक मिडिल काम करेगा, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जैसे कोलकाता में आप लोग डालहौसी का नाम सुने हो सर, कोलकाता में डालहौसी का नाम सुने हो सर, डालहौसी स्क्वायर बीबीडी बाग के नाम से जाना जाता है, सुने हो कि नहीं सुने, बोलना सर प्लीज। डलहौजी इन कोलकाता Yes, नाम sir. सुने हो। Yes, sir. वो एक्चुअली कोलकाता का क्या है, मैक्सिमम चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, सीए फार्म, ठीक है, डालहौजी स्क्वायर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखो आप, ये है कलकत्ता का, ये है डालहौजी स्क्वायर, एकदम डालहौजी स्क्वायर में ही चलेगा, एकदम कोलकाता का जो मतलब मेन बिजनेस हेडक्वार्टर माना जाता है आज भी। ये कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग है, और ये आसपास में जितना सारा बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये ओल्ड जीपीओ है, ठीक है, ये सब ब्रिटिश पीरियड में बना था, ठीक है। और आन बान शान भी बोल सकते हो आप, उस टाइम पे पूरा मतलब भारत में ऐसा सिटी नहीं था जो कोलकाता जिस तरह से उस टाइम पे बना था अपने आप को। ये टेलीफोन भवन है। तो ये बेसिकली मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको आइडिया क्लियर कर रहा हूँ। इसको लाल दिघी बोलते हैं सर, एक्चुअली मैं इस एरिया में काफी काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बता रहा हूँ, मतलब ये बिजनेस हेडक्वार्टर माना जाता है। लेकिन सर न्यू बिजनेस हेडक्वार्टर शिफ्ट हो चुका है, करंट बिजनेस हेडक्वार्टर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं आपको दो चीज दिखा रहा हूँ एक साथ, एक तो मैं आपको दुनिया का बिजनेस हेडक्वार्टर भी बता रहा हूँ, और एक जो आपका शहर मतलब हम लोगों का वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल सिटी, उसका बिजनेस हेडक्वार्टर को भी बता रहा हूँ, बिकॉज वहां पर मैक्सिमम बिजनेस को डीलिंग्स किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो दीज आर दी थिंग्स जिसमें मैं फोकस कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है बिजनेस में, बिकॉज बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करके सिटीज। सिंगापुर को देखो ना, ये सिंगापुर ये किस लिए जाने जाते हैं, इसका करेंट फंक्शनलिटीज क्या है, मतलब चारों तरफ तो आइलैंड ही आइलैंड है, तो फिर इतना बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्या कर रहे हैं। जितना बड़ा फाइनेंस मतलब आप लोग चार्टर्ड बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज बनने जा रहे हो, तो क्या करोगे आप लोग बन के, सिंगापुर जाओगे। क्यों सिंगापुर जाओगे, एक चीज बात बता दूं, चार्टर्ड का एक न्यू हेडक्वार्टर बना, एक चैप्टर बना है सिंगापुर में लेटेस्ट में, 3 दिन पहले, 3 दिन नहीं, एक्चुअली मेरा सिस्टर्स के हॉस्पिटलाइज के पहले ही हुआ है, हाँ मतलब हो गया सर, करीब 4-5 दिन पहले का बात है। ये सिंगापुर में एक न्यू ऑफिस हुआ है। तो क्यों चार्टर्ड का ऑफिस सिंगापुर में बना, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना इंटरनेशनल बिजनेस पे, और क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनेशनल अकाउंटेंट है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को टैकल कर पाते हैं, तो इसलिए सिंगापुर में एक चैप्टर होना बहुत जरूरी था। दुबई में था, इससे पहले सिर्फ दुबई एक जगह था जहां पर चार्टर्ड इंडियन चार्टर्ड का ऑफिस हुआ करता था। और भी इंडिया छोड़ के बाकी बहुत सारा कंट्रीज में चार्टर्ड का आपका चैप्टर्स भी है, मतलब जहाँ पढ़ाया भी जाता है, मतलब एग्जाम भी होता है, सेंटर होता है। बट मेन हेडक्वार्टर ऑफिस जो था वो इंटरनेशनल ऑफिस दुबई में था, और फिर एक ऑफिस सिंगापुर में बनाया लेटेस्ट में। तो क्यों सिंगापुर, मतलब मैं आपको बस ये सिंगापुर का जो एक बिल्डिंग नहीं दिखाना चाहता, आई जस्ट वांट टू से कि सिंगापुर क्यों बना है, सिंगापुर को इतना डेवलप क्यों बनाया गया, बिकॉज ये इंटरनेशनल बिजनेस हब का काम करता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कनेक्शंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओशियनिया इज देयर,
ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करने के लिए सिंगापुर बहुत, और मिडिल अफ्रीकन रीजन एंड मिडिल ईस्ट रीजन को देखने के लिए, तभी तो ये सब जगह इतना पॉपुलर बना है, इसलिए लोग सिंगापुर का नाम लेते हैं, दुबई का नाम लेते हैं। चलो सर, दुनिया का सफर तो मैंने घूम लिया आपको, ठीक है। ये मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना, हर एक क्लास में मुझे घूमने का बड़ा आदत है, तो मैं घूम लेता हूँ। अब चलो सर, अब तो जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्यों घूमने गए थे। बस आपको कुछ पॉइंट समझाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है, और इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब हो जाते हैं, इलीगल कब हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, बाकी पॉइंट्स बात कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहले वैलिडिटी ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, जो ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा। फिर फॉर्मेशंस पे फोकस करना है, एंड आफ्टर दैट परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। ओके साहिल, क्लियर हो रहा है साहिल? प्रियांशु पूछते पारा जाते तो इन लोगों का मुझे साउंड नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं। ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मतलब वैलिड का मतलब ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिन्होंने मिस किया मैं शेयर करूंगा तो आपको डिटेल्स में मैंने वहां पर बताया। मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एनफोर्सेबल हो सकता है वो वैलिड है, और जो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता वो वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है कैंसिल, ठीक है, जस्ट सिंपल। जो एनफोर्सेबल हो सकते हैं लॉ में वो वैलिड है, और जो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता वो वॉइड है। सेक्शंस में मैंने याद करने के लिए बोला, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वॉइडेबल के बारे में मैंने बात किया। फिर वॉइड एंड वॉइडेबल में एक डिफरेंस भी पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी ध्यान रखना, बिकॉज ये डिफरेंस से भी ना काफी केस स्टडीज क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडीज मैट भी शेयर करूंगा, जहां पर आपको ढेर सारा केस स्टडीज मिलेगा, ताकि आप समझ लो कि रियल लाइफ में कितना तरह का बिजनेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, रियल में कैसे होते हैं, वो केसेस कैसे होते हैं, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक दो दिन में ही कर लूंगा। अच्छा, फिर मैंने आपके साथ वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट के बारे में भी बात किया था कि इलीगल एग्रीमेंट किसको कहेंगे, ठीक है। प्लीज वो वीडियो अगर मैं शेयर कर लूंगा जिसका भी मिस है। ओके चलो, मैं फॉर्मेशन पे बात कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर्मेशन। ओके तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कितना अलग अलग वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट सर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होना चाहिए, तो इसको इसलिए कह रहे फॉर्मेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने का जो ढंग है, तरीका है, फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उसका एक तरीका है। विश्वजीत समझ में आ रहा है ना पॉइंट? क्या मेरा Yes, sir. साउंड ओके? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। मतलब अगर आप कोई वर्ड्स यूज कर रहे हो, अगर आप कोई राइटिंग में कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे आप लोग मुझे नहीं पता, आप लोगों ने वो ऐड नहीं देखे होंगे शायद, जब एयरटेल स्टार्टिंग में आया था ना, मतलब मुझे पूरा याद है, तो एयरटेल का एक ऐड आता था टीवी में, एयरटेल एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्या आप लोगों ने कभी ये टैगलाइन सुना एयरटेल का? किसी ने भी कभी सुना एयरटेल एक्सप्रेस योरसेल्फ? पुराना था, अभी न्यू एयरटेल का ऐड क्या है मुझे नहीं पता, बट वो जब स्टार्टिंग में आया था एयरटेल, तो यही वाला उसका लाइन था कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो बेसिकली वो एक्सप्रेस का मतलब यही हो रहा है कि अगर आप किसी के साथ कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी के साथ कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे, तो आपको एक्सप्रेस होना पड़ेगा। मतलब आपको या तो वर्ड्स में, मतलब या तो मुंह में बोलो या फिर लिख के बताओ, या तो मुंह में बोलो या फिर लिख के बताओ। समझ में आ रहा है राजू? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। अब सर मन में सवाल आ सकता है आपको, सर अगर वर्ड्स में होगा तो फिर प्रूफ किस बात का? सर हर बात का प्रूफ मत मांगो, दुनिया में हर चीज प्रूफ से नहीं चलता। कुछ चीजें ना, मतलब वो बोलते हैं ना सर, वचनबद्ध भी होना चाहिए। मतलब मैंने बोला तो मैं करूंगा। जैसे आप लोग अगर अपने आप को प्रॉमिस किए हो ना, एक्सप्रेस किए हो अपने आप के साथ, ऐसे तो देखो खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट फिर भी, क्योंकि खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वो एक सोशल मैटर है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट
इज नॉट अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बट वो सोशल है ना। सोशल एग्रीमेंट को कभी भी बिजनेस में अहमियत नहीं दिया जाता। जैसे पापा का अपने बेटे को कुछ पैसा देना, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पापा अपने बेटे को बोला कि भाई तुमको 500 रुपया करके पॉकेट मनी देंगे। अचानक से पापा पॉकेट मनी बंद कर दिया। अरे हो ही सकता है कि पापा का कुछ फाइनेंशियल क्रंच हो गया, तो पापा अचानक से देखा कि भाई बेटा का जो पॉकेट मनी है वो मैं बंद करूंगा, बिकॉज खाना पीना तो उसको घर में मिल ही जाता है, तो फिर किस बात का पॉकेट मनी। तो वो जानबूझ के बेटा का पॉकेट मनी बंद कर दिया। तो क्या बेटा केस करेगा कोर्ट में जाके कि पापा ने मुझे वादा किया था, एक्सप्रेस किया था बाई वर्ड्स कि वो मुझे 500 करके देगा। तो बेटा कोर्ट में जाके केस कर रहा है कि ये पापा गलत कर रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ ना इंसाफी है। तो मैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पापा के साथ, वो भी बाय वर्ड्स, तो बेटा पापा पे केस कर सकता है। हेलो सर, नो क्या सर। बेटा पापा पे केस कर सकता है? विश्वजीत ने तो नो कहा। आयन, साहिल, नो सर, बिकॉज वो सोशल एग्रीमेंट था, और सोशल एग्रीमेंट को आप इस तरह से बिजनेस लेवल पे लेके नहीं आ सकते। हस्बैंड वाइफ के केस में भी, मियाँ बीवी बोलते हैं ना सर हम लोग, ये मियाँ बीवी के केस में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। अनलेस एंड अदरवाइज कोर्ट के थ्रू से वो क्या होता है ना, कभी कभी वो डिवोर्स केसेस वगैरह हो जाते हैं। सर आप शादी वगैरह क्यों लाते हो? सर कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़ा बहुत इस तरह का, मतलब जो सोशल केसेस है ना, ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे शादी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केसेस बताना पड़ता है। आप लोग बड़े हो रहे हो, 2 दिन बाद आप रियल लाइफ में कंपनी का कॉमर्शियल लॉयर बनोगे, ठीक है, कंपनी लॉयर बनोगे, तो आपको इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि दुनिया में क्या होता है और क्या क्या मैटर चलते हैं। अब बच्चा हो ठीक है, बट कितना दिन और रहोगे, अल्टीमेटली आपको तो मैच्योर होना ही है ना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी। यही प्रोसेस में आप मैच्योर बनते हुए जाओगे, तभी तो पढ़ाई करते हो। पढ़ाई इंसान को ज्ञानी बनाते हैं, बट ज्ञानी बनने के साथ साथ पढ़ाई आपको मैच्योर भी बनाते हैं, तभी पढ़ाई का कोई मतलब होता है। ओके, तो ये सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। इसका मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई गलती नहीं है। एग्जाम्पल एक दिया है कि ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर 2 lakhs। सपोज मानो विश्वजीत ने प्रियांशु को बोल रहा है, प्रियांशु को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आई डोंट नो, बट प्रियांशु है, सुनाई दे रहा है उसको, उसका भी कुछ माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है। विश्वजीत ने प्रियांशु को फोन में बोल रहा है कि मेरा घर तुम्हें 2 लाख में सेल करने वाला हूं, ऑफर दे रहा है। एंड बी इन रिप्लाई, मतलब विश्वजीत, प्रियांशु, यहाँ पर बी फॉर मैंने प्रियांशु माना, तो प्रियांशु ने यहाँ पर फोन में रिप्लाई दे रहा है किसको? विश्वजीत को। यस, ही एक्सेप्ट द ऑफर एंड दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एंड इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा ने फोन में बोला कि भाई मैं अपना घर है 2 लाख में सेल करना चाहूंगा, और ऑपोजिट साइड में दूसरा बंदा ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारा घर इतने दाम पे लेने के लिए राजी हूं। तो ये जो इनके बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चला, इसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब बोलो तो सही, मन ही मन में चलोगे काका कि नहीं मुझे ना इसका घर बड़ा पसंद है, आप समझ रहे हो ना, मुझे ना इसका घर बड़ा पसंद है, मुझे ये घर लेना है, 2 लाख में देगा तो ले लेंगे। मतलब आप मन ही मन में बात कर रहे हो, और ऑपोजिट साइड में दूसरा बंदा सोच रहा है मुझे लगता है इसका घर, ये ना मेरा घर पसंद करता है, अगर मैं 2 लाख दाम बोलूं तो ना ये ले लेगा। मतलब एक दूसरे के बारे में सोच रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? मतलब क्या कोई भगवान आके एक दूसरे का माइंड को दूसरे पे ट्रांसफर कर देगा? ऐसा हो सकता है कि माइंड एक्सचेंज कर ले? इज इट पॉसिबल? हेलो, क्या ये संभव है नो कि, सर। कि इसके मन नो में सर। क्या चल रहा है कि दूसरा बंदा जान ले, दूसरा बंदा के मन में क्या चल रहा है तीसरा बंदा जान ले? ये संभव नहीं है। इसलिए जो भी मन में है वो कह डालो। अब किसको कहना है आप गलत तरीके से ना समझो, लेकिन हाँ सर ऑब्वियसली अगर किसी के मतलब मन में कुछ भी होता है तो वो कह देना ही अच्छा बात है, अगर वो बोलने लायक हो तो। ओके, अच्छा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझ में आ ही गया। अच्छा, जो भी मैं एग्जांपल्स यूज करता हूँ ना, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें मेरा और कोई इरादा नहीं रहता है। तो सेक्शन 9 आपको समझ में आया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी आपको समझ में आया, बड़ा इजी है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। implied contract क्या है? What is implied contract? Another important contract point. What is implied contract? Implied contract is a contract comes into existence by implications. ये contract जो है ये implication से आते हैं। Most often the implication is by action or conduct.
of parties, of course of dealings between them. Again, section 9 of the act contemplates such implied contract when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. सर मतलब बड़ा इजी है सर। आप लोगों ने कभी हावड़ा स्टेशन विजिट किए सर? हावड़ा स्टेशन विजिट किए? हावड़ा या सियालदा चलेगा सर? हावड़ा सियालदा विजिट किए कि नहीं किए? या फिर कोई भी बड़े रेलवे स्टेशन जहां पर कूली मिलता है? यस सर। विजिट किए ना सर? तो हावड़ा स्टेशन में आपको कूली आके क्या करता है, आपका अटैच ही ले लेता है कि नहीं लेता? सर आप बोलने पे लेते हैं या फिर वो पहले ही उठा लेता है? ऐसा कभी हुआ है कि आप बोले नहीं और वो उठा लिया? ऐसा कभी हुआ है कि आपने उसको कुछ बोला नहीं और वो इस तरह से सामान अपने सर पे उठा लिया और फिर आप उनके पीछे पीछे चल दिए और फिर जब वो उनसे आपसे पैसा मांग रहा है तो आप बोल रहे हो कि मैंने कब बोला था उठाने के लिए? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आपने कुछ बोला नहीं पर उसने आपका सामान उठा लिया, पर जब वो सामान उतार के आपको बोल रहे कि बाबू मेरा पैसा, मतलब जो भी मैंने आपका सामान ढोके दिया, मतलब আমি আপনার জিনিসগুলো বয়ে দিলাম তো তাহলে তার পয়সাটা, तो इसके बदले में आप उनको क्या करना चाहोगे? पेमेंट करना है। लेकिन आप उनको जवाब देते हो उल्टे में कि मैंने कब बोला था कि तुमको उठाने के लिए? तो क्या आप सही बोलोगे? हेलो? नो क्या? सर। क्यों? सर उन्होंने काम किया मेरे हाँ তো बोल। একটা কাজ করেছে হুম। আর স্টেশনে এটা এমপ্লয় থাকে মানে এভরি কুলি এসেই ব্যাগ নিয়ে নেয় তো ওরা পেমেন্ট তো রিজার্ভ করে ওরা। বাট তুই তো বলিসনি ওকে কি ব্যাগটা তোলার জন্য? হ্যাঁ ওটাই লে অফ দ্য ল্যান্ড মানে হয় মানে নির্বাচন ওরা दिस इज এতগুলো কুলি implied. থাকে। হ্যাঁ दिस इज बेसिकली implied system. ओके। सबसे मेन चीज क्या है राजू, कि ठीक है तुमने उसको बोला नहीं पर उसने बैग उठा लिया, मतलब आपकी तरफ से ऑफर डायरेक्टली नहीं था, आपकी तरफ से ऑफर डायरेक्टली नहीं था पर कुली आके बैग उठा लिया। पर आपने उसको ये भी तो नहीं बोला कि भाई मुझे नहीं ढोना है सामान, आप मेरा सामान मत लो, मैं खुद ही ले लूंगा। और आपने उसको रोका भी तो नहीं ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप आराम से रोक सकते थे उनको। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल सा बात है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लिए, मतलब यहाँ पर ऑफर उसने कर लिया और एक्सेप्ट आपने कर लिया उसको बिना रोक के। उसको आपने रोका भी नहीं और बोला भी नहीं कि नहीं भैया हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, आप मेरा सामान उतार दो। तो इसका मतलब यही है कि इम्प्लाइड है। कुली आके सामान उठा लेगा और वो सामान लेके स्टेशन के बाहर तक आपके गाड़ी तक आपको पहुंचा देता, तो ये इम्प्लाइड है। तो वही वाला एग्जाम्पल्स यहाँ पर यूज कर रहा है इंस्टीट्यूट, और ये इस तरह का एग्जाम्पल्स बड़ा फेमस एग्जाम्पल्स है। पर ए कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए ने बोला भी नहीं था, एंड ए अलाउज हिम टू डू सो। It is an implied contract and A must pay for the service of the coolie detailed by him. Simple है, this is implied. राजू বুঝতে পেরেছিস কিনা একটু বলবি আমাকে? यस सर। ओके, तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब देखो और एक एग्जांपल्स भी दिया है। इट ड्रिंक्स अ कॉफी ए, मतलब ये कोई एक इंसान है, सपोज मानो राजू ही यहाँ पर, ये अयन, चलो अयन है यहाँ पर, तो ए फॉर अयन। अयन ड्रिंक्स ए कॉफी इन रेस्टोरेंट। सपोज मानो कि अयन जो है ना वो रेस्टोरेंट में जाके कॉफी उठा लिया। अयन, रेस्टोरेंट वाले ने आपको कॉफी ऑफर नहीं किया था या फिर आप भी ना जाके वहां पर बोला नहीं था कि भैया मुझे एक कप कॉफी दो। आप समझ रहे हो ना अयन? आपने जाके बोला नहीं था कि भैया मुझे कॉफी दो, पर वहां पर है ना कॉफी का कप ना रखा हुआ था ऐसे, मतलब वो चाय के दुकान में होता है ना, वो चाय एकदम जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कुल्हड़ वाले चाय, मतलब जो आपका मिट्टी के भाड़ में मिलता है अपने कलकत्ता में या फिर यूपी में भी मिलता है, मतलब जो भी इंडिया में बहुत जगह में मिलता है। तो आप क्या करते हो ना, वहां पर है ना चाय ऐसे रखा रहता है, आप क्या करते हो जाके ऐसे उठा लेते हो, पी लेते हो और फिर चल जाते हो। मतलब मैं समझ, आप समझ रहे हो ना? ना तो चाय वाले ने बोला कि भाई चाय उठाओ और मेरा चाय अगर आप उठाओगे तो पहले 5 रुपया दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो चाय ऐसे
रखा, केटली से ऐसे डालते हुए रख रहा है और आप जाके उठा रहे हो, बिकॉज वो डेली रास्ते जाते हुए कोई भी वहां पर खड़ा होता है और इस तरह से चाय लेता है और फिर उसका पेमेंट करता है, चल जाता है। तो आप भी देख रहे हो कि लोग जा रहे हैं, चाय उठा रहे हैं। आपने ये देखा कि लोग जा रहा है, चाय उठा रहा है और चाय पी भी रहा है, पर आपने ये नहीं देखा कि लोग पेमेंट भी कर रहा है। तो आपको पता ही नहीं था। तो क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं, सही नहीं होगा, बिकॉज ये भी इम्प्लाइड है। वो कुछ नहीं बोला, आप जाके पी लिया, इसका मतलब पेमेंट तो करना पड़ेगा। मतलब उसका ऑफर वही था, एक्चुअली वो इम्प्लाइड है कि भाई चाय वाले का चाय अगर रखा हुआ है, अगर आप उठा के पी लेते हो तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एक रेस्टोरेंट में गए हो दोस्तों ने मिलके, ठीक है, दोस्तों ने मिलके एक रेस्टोरेंट में गए हो और ऑर्डर दे दिए। एक्चुअली आपने कुछ, सॉरी, ऑर्डर नहीं दिए, सॉरी, स्टोरी कुछ ऐसा है, ये भी एक फेमस कहानी है। मतलब इस तरह से ही सवाल पूछते हैं, समझ रहे हो ना। आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आप चुपचाप बैठ गए, बट आप उस सीट में बैठे जहां पर 2 मिनट पहले कोई और बैठा था। तो क्या हुआ प्रॉब्लम कि जो लोग पहले बैठा था ना, वो लोग कुछ ऑर्डर किया था, फिर उनका कुछ अर्जेंट आ गया, तो उनको ना जाना पड़ा, और वो आके ना उनका ऑर्डर आपको दे रहा है। जैसे मानो कि ये रेस्टोरेंट में जाके फ्रेंड्स लोग बैठा है ना, मतलब इससे पहले सपोज मानो ये लोग आप लोग हो और इधर वाले कोई और है, तो ये लोग ना यहाँ पर बैठा था और उनका ऑर्डर दिया था रेस्टोरेंट वाले को। ये ऑर्डर देके ये चला गया, ये कहीं और चला गया, और इनका ऑर्डर आपके पास आया। और जब ये इनका ऑर्डर जब टेबल में वेटर जब दे रहा है, आपने कुछ बोला नहीं वेटर को कि भाई मुझे नहीं चाहिए या फिर ये हमारा ऑर्डर नहीं था, अब ऐसा कुछ नहीं बोला। और एकदम आप जैसे ये लोग खाना खाना चालू कर दिया, आप लोग भी ना खाना खाना चालू कर दिए। फिर जब वेटर आके आपको बोलता है कि भाई पैसा, तब आप बोलते हो कि ये हमने कब ऑर्डर किया था, आपने आके खाना रख लिया और मैंने खा लिया। क्या आप सही बोलोगे? हेलो, आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? विश्वजीत, यस सर। किसी और का ऑर्डर था, आपने जाके रेस्टोरेंट में बैठा और आप खा लिए। फिर जब वेटर आके पैसा देता है, पैसा आपसे डिमांड करता है, लोगों जैसे पर्चा लाके पे करता है ना, तो आप बोल रहे हो कि मैंने कब ऑर्डर दिया था, किसी और का ऑर्डर था, आपने दे दिया, मैंने सोचा कि ऐसे फ्री में बांटा जा रहा है। अगर फ्री में बांटा जा रहा है तो पूछ लो कि आज फ्री में बफेट मिल रहा है, तो पूछा क्यों नहीं? तो पूछ लेना चाहिए था। तो एग्जैक्टली आप लायबल हो जाते हो, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं राजू? साहिल, समझ में आ रहा है ना? इसमें आपके लिए ये वाला इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं। वेरी गुड सर। ओके, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अब टैसिट भी ना इट्स अ टाइप ऑफ इम्प्लाइड। टैसिट और इम्प्लाइड में काफी सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो वर्ड टैसिट मीन साइलेंट, मतलब कुछ बोलेगा नहीं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कॉन्डक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब वो ऑपोजिट पार्टीज का ना कॉन्डक्ट मतलब वो क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। विदाउट एनी वर्ड स्पोकन, मतलब वो कुछ मुंह में नहीं बोलेगा, वो सिर्फ कुछ ना एटीट्यूड करेगा, कुछ ना कुछ उसका तरीका होगा, कॉन्डक्टिंग करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। ना तो मुंह में बोलेगा और ना ही लिख के देगा। तो फिर क्या करेगा सर? ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी when cash is withdrawn by a customers of a bank from the automatic tellering machines। ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब एटीएम से जब आप पैसा विदड्रॉल करते हो, तो आप उन पे कुछ की दबाते हो, वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ पैसा निकाल के दे देता है। कुछ नहीं बोलता, सिर्फ पैसा निकाल के दे देते हैं। ये आपका टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बैंक का हो जाता है, बट वो एक्चुअली रोबोट के साथ हो रहा है। एक्चुअली एटीएम क्या है? रोबोट ही तो है। Another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect at all fall of hammer in an auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. तो ये जो tacit contract है, ये भी कोई अलग तरह का contract नहीं है, ये implied contract का ही एक वर्जन है, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको टैसिट बोला जा रहा है, मतलब साइलेंटली भी काफी कभी बार बहुत सारे काम होते हैं। चलो मैं आपको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे कि ऑक्शनियर का जो हैमर का बात किया, 2-3 एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ का देता हूं जो हम लोग रियल में करते हैं।
आप लोग ये चीज़ ज़रूर महसूस करना सर, ये जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एक्चुअली सारा का सारा एजुकेशन जो है ना, सब चीज़ हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। कुछ भी चीज़ ना आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी कनेक्टेड टू अस, वेरी 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 मच रिलेटेड टू अस। हर चीज़, कुछ चीज़ें शायद हमने कभी एक्सपीरियंस किए, कुछ चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, शायद फ्यूचर में करेंगे, बट अल्टीमेटली जो भी सब्जेक्ट, चाहे अकाउंट्स कर लो, चाहे लॉ पढ़ लो, चाहे मैथमेटिक्स कर लो, चाहे आप बिजनेस कम्युनिकेशंस कर लो, बिजनेस लॉ पढ़ लो, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज कर लो, एवरीथिंग इज वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल विथ ऑल ऑफ अस। तो कोई भी चीज़ ना बाहर का नहीं है। एक्चुअली ये नॉलेज चीज़ ही ऐसा है, नॉलेज एक्चुअली ना तो मैं आपको दे रहा हूँ और ना ही आप मेरे से ले रहे हो। एक्चुअली ये तो बस एक क्या है ना, मतलब वो क्या क्या बोलते हैं इसको, मतलब इट्स जस्ट अ वे ऑफ शेयरिंग। मतलब नॉलेज शेयर करने के लिए तो कोई चाहिए जो पहले थोड़ा ज़्यादा जाना है। मैं आपसे पहले थोड़ा बड़ा हूँ, मैं आपसे, तो मैं पहले जाना, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जो मेरे से आगे जाना था मैं उनसे लिया। तो ये जस्ट अ वे ऑफ मतलब नॉलेज गैदर करने का तरीका है। एक्चुअल में क्या है ना, डिस्कवरीज होते हैं, हर चीज पहले से होता है, ना तो मैं आपको सिखा रहा हूं ना तो आप मेरे से सीख रहे हो। एक्चुअली हर एक चीज पहले से दुनिया में है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आता। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड। हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ डिस्कवर करते हैं। जैसे कि आज मैं पहले डिस्कवर किया था, शायद आप पहले नहीं किए थे, तो आज आप डिस्कवर कर रहे हो कि अच्छा, तो फिर ये से जैसे ये, और एटीएम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एटीएम से पैसा उठाना। इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? अच्छा, इसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, ये भी बिजनेस डीलिंग है। मतलब अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी वायलेशन हुआ तो कोर्ट केस हो सकता है। हाँ सर, कोर्ट केस हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केसेस हुआ है एटीएम वाला। क्या केसेस हुआ है जानते हो? सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था, एसबीआई एटीएम का एक केस था, एसबीआई एटीएम वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। एक सेकेंड, वो मुझे कहानी याद है, अगर यहाँ पर मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस है। हाँ, ये वाला, हस्बैंड कैनॉट यूज वाइफ्स एटीएम कार्ड, कोर्ट एग्री विथ एसबीआई। देखो, देख रहे हैं सर, ये केसेस हुआ था सर। ये मैंने इसका केस मुझे पूरा याद है। ये केस मार्केट में बहुत पॉपुलर भी हुआ था। केस क्या है मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, 2018 का केस है। हस्बैंड कैनॉट यूज वाइफ्स एटीएम कार्ड, कोर्ट एग्री विद एसबीआई। कोर्ट ने भी ये जवाब दिया था कि हाँ, हस्बैंड वाइफ का एटीएम कार्ड नहीं यूज कर सकता। सर क्या केस हुआ था देखो आप। Court has ruled that wife should have given a self check or an authorization letter to her husband for withdrawal of rupees 25,000 instead of sharing the PIN and making him withdraw the money. Casual act of letting your spouse or a close relative friend withdraw money from an ATM using your debit card can prove costly. Bank rules categorically state that an ATM card is non-transferable and no other person apart from the account holder should use it. A Bangalore woman learned this hard way. In 2013, Vandana gave her debit card with PIN to her husband Rajesh Kumar to withdraw 25,000 from a local SBI ATM. When her husband went to ATM and wiped the card, the machine delivered a slip showing the money was debited, but the amount was never released. SBI क्या कह रहा है? SBI cited the नॉन ट्रांसफरेबल रूल, मतलब वो उसका SBI का जो रूल है, रूल बुक जो कॉन्ट्रैक्ट बुक है उसका, जहां पर SBI का नियम लिखा हुआ है, वहां पर ये चीज लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, नॉन ट्रांसफरेबल रूल, एंड सेड द अकाउंट होल्डर वाज नॉट द ATM यूजर्स एंड टर्न डाउन द मनी क्लेम्स. She then approached Bangalore फोर्थ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal forum, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में गया, एंड 2014 में alleging that SBI had failed to refund 25,000 she would lost in ATM transactions. She said she had just given birth and could not move out of home, hence had to ask her husband to draw money on her behalf. आप समझ रहे हो ना कि वो अपने हस्बैंड को इसीलिए 25,000 उठाने के लिए बोला, बिकॉज वो जस्ट कुछ ही दिन पहले किसी बच्चे का जन्म दिया, उसका बच्चे का जन्म दिया, बर्थ किया, और उसके बाद उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एटीएम में जाए और पैसा उठा के लेके आए, तो इसलिए वो अपने हस्बैंड को दिया था कि जाओ आप मेरे अकाउंट से एटीएम यूज करके 25,000 उठा के लाओ। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एटीएम से पैसा उठाया, पैसा नहीं निकला, एक पर्ची निकला जिसमें लिखा हुआ था योर अकाउंट इज डेबिटेड विद रुपीज 25,000, और ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस भी 25,000 से कम हो गया था। इवन सीसीटीवी भी चेक किया गया था सर, मैं आपको बता दूं, सीसीटीवी चेक करके भी पता चला था कि एक्चुअल में
पर्चा निकला था, कोई कैश नहीं निकला था। लेकिन फिर भी एसबीआई ने उसको 25,000 नहीं दिया, क्योंकि वो 25,000 वाइफ खुद नहीं यूज कर रहा था, उसके बदले में उसका हस्बैंड यूज कर रहा था। और क्यों? क्योंकि एसबीआई का जो रूल बुक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बुक है, उसमें ये एटीएम कार्ड जो है ना वो नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब आप किसी और को आपका एटीएम कार्ड यूज करने नहीं दे सकते, ये सिर्फ आपका ही यूज करने के लिए है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में हो रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट एंड अपना अपना इंस्टीट्यूशनल रूल, और उसी रूल के आधार पे अल्टीमेटली ये नहीं हुआ। So when ATM did not release the money, Rajesh called the SBI call center only to inform that it was an ATM fault and the money would be reverted to the account within 24 hours. When no refund was received, he approached the bank's helicopter divisions branch at HL with a formal complaint. एक formal letter भी दिया था, but SBI allegedly closed the case in a few days, stating that transaction was correct and the customer got the money. Transaction सही था और customers को पैसा भी मिला. The couple then obtained CCTV footage that showed Kumar using the machine but no cash being dispensed. They further lodged a complaint with bank, following which an investigation committee ruled that Vandana, the cardholder, is not seen in the footage. Meanwhile, Vandana, through an RTI, मतलब right to information, obtained a cash verification report of ATM for November 16, 2013, which showed excess cash of 25,000 in the machine. मतलब machines में cash भी था, 25,000 से ज़्यादा cash भी था machines पे। तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हो सर कि रियल में कैसा कैसा केसेस होता है। हेलो, प्लीज टेल मी, कुछ समझ में आ रहा है सर? मतलब ये सब पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं चल रहा है सर, सब कुछ रियल लाइफ फैक्ट्स है। मैं बस आपको कनेक्ट करने के लिए इस तरह का चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी आउट ऑफ बुक इसलिए चले जाता है, एक्चुअली कुछ भी आउट ऑफ बुक नहीं है इन योर लेवल। if you are in a chartered level, in your cost level या company secretaries level, nothing is out of syllabus, everything is included in the syllabus, चाहे आपकी किताब में हो या ना हो, because आप लोग कोई आम बंदा नहीं बनने वाले हो सर, ठीक है? तो चार्टर्ड में, कॉस्टिंग में, कॉमर्स प्रोफेशनल्स में आपको हर एक चीज सीखना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं आपको हर एक चीज का रियल लाइफ एग्जांपल्स कोशिश करूंगा कि ताकि आप समझ लो। आया समझ में, आया कि नहीं आया? यस सर। विश्वजीत, राजू, साहिल, सबको पूछ रहा हूँ, प्रियांशु ऑल्सो, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर। अच्छा मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ सर। आप लोगों ने कभी टैक्सी चढ़ा? वेरी गुड सर। टैक्सी चढ़ा कभी कोलकाता में? सर क्या बात करते हो सर? ओला उबेर नहीं सर, टैक्सी का बात कर रहा हूँ। यस सर। ये वाला टैक्सी चढ़े हो सर? सबको ये चढ़े या नहीं चढ़े? यस सर। चढ़े हैं सर। वेरी गुड सर। सर ये तो नॉर्मल बात है, टैक्सी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बस कहने का क्या मतलब है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का बात है। टैक्सी जब रास्ते में चलता है, अगर इसके अंदर कोई बैठा नहीं है, ठीक है, तो ये इसको आप खड़ा कर सकते हो, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि भाई रुको, या फिर ये भी आपको देख के रुक जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। आपको बता दूं कि रियल में जैसे यहाँ पर लिखा है ना सर, नो रिफ्यूजल, आप देख पा रहे हो? इसको इसलिए लिखना पड़ा नो रिफ्यूजल बिकॉज एक्चुअली बहुत केस में ऐसा होता है कि टैक्सी वाले आपके चाहिदा डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रेडी नहीं रहता, बट ये इनके रूल के खिलाफ है। जो टैक्सी रूल है ना सर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता का जो टैक्सी का रूल है कि टैक्सी कोलकाता जुरिस्डिक्शन के अंदर, मतलब जहां जहां जुरिस्डिक्शन में कोलकाता है, मतलब जिसका पिन कोड में कोलकाता है, मतलब कोलकाता शायद अप टू 7,162 तक है, मैं जितना मुझे याद आ रहा है, अप टू 162 पिन कोड तक कोलकाता है। ये 162 पिन कोड एंड इसके साथ साथ चंदन नगर हुगली के तरफ या फिर हावड़ा के तरफ भी जा सकता है। एक जुरिस्डिक्शन है इनका, एक पूरा रूल बुक बना हुआ है। तो इनके कोड के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर, ये हर जगह जाने के लिए बाध्य है सर। मतलब दे आर बाउंड टू गो एवरीवेयर एक्सेप्ट अगर ये अपने गाड़ी के सामने गैरेज लिख के रखा है ना, मतलब अभी वो गाड़ी को घर लेके जाएगा, ऑब्वियसली उसका वो फ्रीडम तो है कि वो घर जाना चाहता है बिकॉज वो नाइट ड्यूटी दिया है, तो आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। अगर वो गैरेज लिख दिया मतलब वो गाड़ी आप हायर नहीं कर सकते। बट अगर गाड़ी गैरेज नहीं हुआ है और कोलकाता की किसी भी कोने पे आप खड़े हो, कोलकाता जुरिस्डिक्शन एरिया का, मतलब फ्रॉम बारासात से लेके बारुईपुर तक और इधर हावड़ा से लेके न्यू टाउन तक और उधर चंदन नगर भी एक्सटेंड करता है
टू सम एक्सटेंट चंदन नगर, बैरकपुर, श्रीरामपुर, हुगली एंड हावड़ा का कुछ एक्सटेंशन पार्ट में ये जुरिस्डिक्शन आता है सर, मतलब जिसको मेगा सिटी कोलकाता कहते हैं। सर ये सब क्यों बोल रहे हो सर? आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में ये नो रिफ्यूजल क्यों लिखा है, और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का इसलिए टैसिट है बिकॉज टैक्सी वाले ना कभी चिल्लाते नहीं है कि दादा मतलब ये जहां भी जाना चाहता है ना इसका कोई रूट नहीं होता, ये कभी नहीं बोलता कि हावड़ा 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 करके नहीं चिल्लाता, या फिर सियाल्ला 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 करके भी नहीं चिल्लाता। जैसे कि आप लोग कोलकाता के साथ हर कोई कनेक्टेड हो, चाहे आप कोलकाता के हो या नहीं हो मुझे पता है, बट यू ऑल आर कनेक्टेड टू कोलकाता, आई नो। तो इनका जो डेस्टिनेशन है ना कभी उस जगह के बारे में ना चिल्लाएगा नहीं, बिकॉज इसका कोई परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं होता। कोलकाता जुरिस्डिक्शन के अंदर हर जगह जाने के लिए रेडी है। आपका काम क्या है, अगर वो खाली है उसको खड़ा करना है, वो चुपचाप वहां पर आएगा, स्टॉप करना है, उसका गेट ओपन करना है, गाड़ी में चढ़ना है और आपको जहां जाना है उधर जाना है। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस पे ना सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि टैक्सी क्या तुम जाओगे, तो टैक्सी का ड्राइवर भी बोलेगा मैं सिर्फ हावड़ा जाऊंगा, मतलब कुछ भी ना एक्सप्रेसिव नहीं होता, ऑटोमेटिक है, सब कुछ एकदम साइलेंटली हो जाता है। सिर्फ आपको जहां जाना है आपको चढ़ने के बाद बोलना है कि मुझे यहां जाना है, और अगर वो जुरिस्डिक्शन के अंदर है तो इसको जाना पड़ेगा, दैट इज द रूल, दैट इज द रूल। तो ये एकदम परफेक्ट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का है, और वो कभी नहीं चिल्लेगा। जैसे कि बस वाले फिर भी चिल्लाते हैं, बस वाले फिर भी चिल्लाते हैं कि मुझे सियाला जाना है, सियाला जाना है, सियाला सियाला करता रहता है, उल्टा डांगा इस तरह का करता रहता है, जो भी कोलकाता का अलग अलग गोड़िया गोड़िया करता रहता है। तो ये जो है वो बस वाले फिर भी करते हैं, लेकिन टैक्सी वाले तो कभी नहीं करते। तो ये अनदर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल्स है जो साइलेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस सर। ऑक्शनियर, ऑक्शनियर जो है ना, जो ये क्या निकल गया, ऑक्टेनियर हो गया, चलो हैमर निकालने से दिखा देगा शायद। हैमर ये वाला नहीं रे बाबा, स्पेलिंग सही हो रहा है ना मेरा? हाँ ऑक्शनियर हैमर के साथ कहाँ है? कोड में जब ऑक्शंस होता है ना, तो कोड में नहीं मतलब ऑक्शन हॉल में, ऑक्शन हॉल में जब ऑक्शंस होते हैं तो इस तरह से, जैसे आप लोगों ने कभी देखा रियल लाइफ में, कभी ऑक्शन देखा आप लोगों ने, किसी ने भी? आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल ऑक्शन देखे हो? लाइव होता है क्या आईपीएल ऑक्शन? सर टीवी पे देखा है। देखा है, वेरी गुड सर, हाँ वेरी गुड सर। तो उसमें इस तरह का हैमर होता है क्या? यस सर। होता है। छोटो तो है वहाँ। हाँ छोटा हो बड़ा हो हैमर तो होता है ना। हाँ बस हाँ वो एक्चुअली ऑक्शन का सिस्टम है कि वो बोली होता है, मतलब जो बीडिंग होता है, ठीक है। तो जैसे मानो प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ, जैसे मैं अपने घर में बचपन से जानता हूँ, मेरा पापा ना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का रजिस्टर्ड मर्चेंट है, ठीक है, फॉरेस्ट मर्चेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ये साइट में जाके अभी ऑनलाइन होता है, पहले ये ऑफलाइन होता था। जैसे आजकल क्लास भी ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन भी होता है, बट ड्यू टू कोरोना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, ऑफलाइन थोड़ा कम चल रहा है। तो ये मैं आपको साइट भी दिखा रहा हूँ, WBMD, आई थिंक ये वाला होगा, नहीं क्या क्या निकल रहा है, फॉरेस्ट ऑक्शन, तरह वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट ऑक्शन। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं है कि रियल में, जैसे आप आईपीएल बोले ना, तो बहुत सारा एरिया होते हैं, आईपीएल होता है, आपका स्टॉक मार्केट में भी होता है, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना सर, ये देखो, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब सारा बंगाल में जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो जो लोग फर्नीचर्स बनाने के काम या फिर बिल्डिंग बनाने के काम, कंस्ट्रक्शंस के काम पे, तो इसका ना ऑक्शंस होता है। तो ये मैं ना बचपन से देखता हूँ, तो पापा भी ऐसे ऑक्शंस में जाते, तो मैं ज़्यादा पापा के साथ जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो क्या होता ना, खेलने का मौका नहीं मिलता। मुझे खेलने का बड़ा शौक था, तो पापा सुबह 10 बजे 9 बजे निकलते थे और फिर शाम को 7 बजे आएगा, तो फिर मेरा खेल कूद का क्या होगा। छुट्टी के दिन ही पापा बोलते थे कि चल मेरे साथ, देखेगा कैसा होता है। तो मुझे उतना दिलचस्पी कभी नहीं हुआ, बट हाँ ऑनलाइन होने के बाद ना मैं पापा का ऑप्शंस ऑनलाइन में करके देता हूँ, बिकॉज स्टॉक मार्केट करने का आदत है ना, तो इसलिए ऑनलाइन में इसको समझना बड़ा बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। पापा क्या करता था ना, पहले ऑप्शंस में जाके ऐसे बोली लगता था, जैसे मानो कि ये एक लॉट दिख रहा है आपको, इस तरह से ना लॉट होता है, मतलब इस ना मान का ना लॉट होता है, ये एक लॉट है, ठीक है, इसको बोलते हैं ना सर पोल बोलता है। जैसे आईपीएल में प्लेयर्स होते हैं,
लकड़ी में पोल होते हैं, मतलब पोल होते हैं, फायरवुड्स होते हैं। तो इसको ना क्यूबिक फुट से बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? CFT। कि इतना CFT माल, जैसे मानो कि एक 2 CFT माल है, ठीक है, 2 CFT इस तरह का पोल है, 2 CFT का दाम होगा ऐसे कुछ 40,000 का दाम है। तो गवर्नमेंट ने दाम दिया 40,000, फिर आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्लस 500 करके करके जाना है। मिनिमम बिडिंग आपको 500 करना है। तो आपको मिनिमम बिडिंग 40,500 से स्टार्ट करना है। अब आप बीट करोगे, मैं बीट करूंगा, फिर कोई थर्ड पार्टी बीट करेगा, और फिर चौथा पार्टी बीट करेगा, ऐसे बिडिंग चलता रहता है। तो कब तक बीट होगा सर? सर तब तक नॉर्मली तब तक बीट होता है जो एक उसका मार्केट में सेलेबल कंडीशंस पे हो। मतलब आप कोई भी इंसान ऐसा बीट तो नहीं करेगा कि जिसमें वो चीज़ को मार्केट में सेल ही ना कर पाए। तो इसके लिए ऐसा बात है। अगर IPL ऑक्शंस का बात आता है तो आप एक प्लेयर के लिए कितना खर्चा करोगे? जितना खर्चा आपको पूरा टीम बनाना हो सके, मतलब आप पूरा टीम को बिल्डअप करोगे, है ना? तो पूरा टीम को बिल्डअप करने के टाइम पे आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास एक बजट रहता है। उस बजट के अंदर रह के आप मैक्सिमम एक प्लेयर के ऊपर बहुत खर्चा कर दोगे ना, तो जैसे धोनी जैसे प्लेयर्स तो अलग ही बात होते हैं, उनको रखने के लिए टीम कुछ भी करते रहते हैं। बट देखना भी पड़ता है कि अगर मैं ज़्यादा एक ही प्लेयर पे ज़्यादा कर दूं ना, तो फिर मुझे दिक्कत ये हो जाएगा कि बाकी प्लेयर्स को मेरे से लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से जैसे आप बोल रहे थे, इस तरह से होता है ना IPL ऑक्शंस। ये देखो, ये बीड, ये शायद ऑक्शन है यहाँ पर। तो बीड हो रहा है यहाँ पर, बाकी लोग बैठे बीड दे रहा है, ठीक है, कि भाई कि कौन किसको लेना चाहता है। जैसे यहाँ पर 280 लाख में करंट बीड हुआ था। ये कौन है, इसका नाम क्या है? कार्लोस ब्राथवेट, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, मुझे इतना पता है। ओके तो दिस इज द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल लाइफ। तो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत तरीका होता है जो रियल में यूज होता है, और सब लोग हम लोग जानते भी हैं, बट शायद ये नहीं जानते कि इसको टैसिट बोलते हैं, या फिर ये रियल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। मैं बस आपको थोड़ा अभी स्टार्टिंग में इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ जा रहा हूँ ताकि मैं आपको कनेक्ट करते हुए चल पाऊँ, और कोई इरादा नहीं है सर। कनेक्ट अभी कर लो, बाद में स्पीड अप कर लेंगे। नेक्स्ट सर, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर ना? मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बोल दिया आप लोगों को, एकदम फुल एंड फाइनल क्लियर। यस सर। सर कोशिश तो यही रहता है कि आपके मन में सवाल जितना कम हो सके आए, बिकॉज सवाल आने में कोई बुराई नहीं है, बट आपका सवाल चुप कराना ही मेरा काम है। ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो। मुश्किल मेरा ये है कि आपका जवाब देने से पहले मैं अगर कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उनका प्रॉब्लम क्लियर कर दूँ तो शायद मुझे इतना जवाब ना देना पड़े। ओके नेक्स्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इट रिजेंबल्स ए कॉन्ट्रैक्ट। बट ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब ये रिजेंबल्स, मतलब ये करना पड़ता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये लॉ बनाते हैं, आप नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते सर कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, ये लॉ आपके लिए बना देता है। कैसे? The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. जब कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट, वास्तव में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर लॉ आके क्या करता है कि बोलते हैं कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। सर क्यों और कब और किस लिए? Such obligations are known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon parties. एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता, पर लॉ आके बोलेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। चलो सर मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई वांट टू पिक्चराइज, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जस्ट लुक दिस, ये इमेज ही आपको पूरा का पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझाएगा। सर ये क्या है? किसी का मोबाइल फोन की और मनी पर्स, ठीक है, मतलब वॉलेट गिर गया है रास्ते में, और इसका ये उठाने का तरीके से आपको क्या लग रहा है, ये इसका है या किसी और का है? ये जिस तरह से इसको उठा रहा है क्या लग रहा है, ये इसका है या किसी और का है? जो दिल में आ रहा है वही बोलना। किसी और का है। किसी और का है किसी और का है तो अपना ना समझ, ठीक है।
तो देखो सर, जब भी आप रास्ते में चलते हो और आपको इस तरह से फाइंडर ऑफ द गुड्स मिल जाए, मतलब कोई आप फाइंडर ऑफ द गुड्स बन जाओ, मतलब आप फाइंडर ऑफ द गुड्स मिल जाए नहीं, आप फाइंडर ऑफ द गुड्स बन जाते हो। तो अगर आप फाइंडर ऑफ द गुड्स बन जाते हो तो आप पे एक लियन लगता है। लियन मतलब आप पे एक अधिकार लगता है लॉ द्वारा, कि आपके साथ उस पर्टिकुलर बंदे का, जिस अननोन बंदे का आप वॉलेट उठा रहे हो, जिस अननोन बंदे का आप मोबाइल फोन उठा रहे हो, जिस अननोन बंदे का आप की उठा रहे हो, आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको गुड्स वापस दे दो। और ये ऑटो कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉ आपको उठाने के साथ साथ बना देता है कि वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, ये फाइंडर ऑफ गुड्स जैसे ही आप इसको उठाते हो तो ये ऑफर कर रहा था रास्ते में कि भाई किसी का चीज गिर गया है, अब जैसे ही आप उसको उठा लेते हो ना, आपको क्या करना है सर, उसका चीज उस तक पहुंचाना है, आपको उसका चीज उस तक पहुंचाना है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर बहुत वाइटल हो जाते हैं कि सर उन तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने का, उन तक उनका ये सामान पहुंचाने का जो भी खर्चा होगा, उन तक ये सामान पहुंचाने का जो भी खर्चा होगा, अब ये बाद में उनसे मतलब रिकवर कर सकते हो। बट ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है सर, एक एक ये कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए बनाया गया है सर, तब तक दुनिया में इंसानियत का क्या बात रहेगा। सिटीजन, आप एक अगर अच्छा सिटीजन हो, जैसे आप लोग कभी सर जापान के बारे में सुने हो, जापान नाम तो सुने होंगे सर कंट्री का। सर स्वामी विवेकानंद कहता है अपनी किताब में, मैंने उनका काफ़ी सारा किताब बचपन से पढ़ने का मुझे आदत है, तो बचपन में जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था, उनका एक पतला सा किताब मैं पढ़ा था स्टोरी टाइप में, तो उन्होंने वहाँ पर कह रहा है कि जापान में इंडियंस को, मतलब इंडियन यूथ, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम वो जापान तो ज़रूर विजिट करे। बिकॉज जापान दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसका कल्चर, जिसका वर्क सिस्टम, मतलब दुनिया में जाने माने वाले हैं सर। मतलब ये इतना जेंटल होते हैं और इतना विश्वासी होते हैं, मतलब जो बिलीफ सिस्टम ये लोग अपने कंट्री के अंदर बनाया सर, वो दाद देने लायक है। यहाँ पर ना सर, अगर रास्ते में कोई कीचड़ फेंकता है, मतलब सपोज किसी ने, अगर मानो कि जैसे हम लोग करते हैं ना, बिस्किट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, फिर उसको रास्ते में थूक देते हैं या फिर रास्ते में गिरा देते हैं, वहाँ पर ऐसा कल्चर है कि अगर कोई रास्ते में कुछ भी फेंक देता है ना सर, तो ऐसा नहीं कि वो अगला को बुलाएगा और बोलेगा भाई अब ये इसको क्यों फेंका, मजाक सोच के रखा है, गंदा करता है, गाली देगा फिर। ऐसा नहीं है। अगर मानो कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैंने कुछ गिरा दिया रास्ते में, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे पीछे कोई एक था, वो आके क्या करेगा ना, उसको उठा देगा। फिर मेरे सामने किसी को मैं देख रहा हूँ कि किसी और ने गिराया और वो उठा दिया और चुपचाप उसको डस्टबिन में रख देगा। तो इन्हें एक प्रोसेस क्रिएट कर लेता है। मतलब सिखाने का ना काफी मतलब बहुत सारा तरीके होते हैं। किसी को डांट दे के, गाली दे के, फाइन लगा के, ये सिखाने का ढंग नहीं है। सिखाने का ढंग तो जापान सिखाते, वो सिखाने का ढंग है। आप समझ पा रहे हो ना, इसलिए जापान इतना सुंदर भी है। और जापान बहुत, मतलब जापान का कल्चर एक मतलब टॉप क्लास कल्चर है। गौतम बुद्धा का कल्चर है सर, ये हमें प्राउड फील जरूर होता है कि गौतम बुद्धा जो एक हिंदू, मतलब हिंदू राजा थे, फिर वहां से निकल के जापान में जाके रिलीजियंस को बेस किया और वो हमारे इंडिया का ही जो मतलब शिक्षा है उसी को दुनिया भर में स्प्रेड किया। पर दुख की बात यह है कि हम उनको कभी समझ ही नहीं पाए। ठीक है, मतलब धर्म के लड़ाई में हम लोग ओरिजिनल सीख को भूल जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम सर, यही यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो धर्म धर्म का बात नहीं है सर, बात यह है कि जो सीख है, जो इंसानियत को सिखाते, इंसानियत क्या है, दैट इज ऑल अबाउट जापान। तो बेसिकली ये फाइंडर ऑफ गुड्स एक्ट ना सर इसी सिस्टम से आया है कि कम से कम एक इंसान के तौर पे ये आपका फर्ज बनता है, अगर आपको किसी का चोरी, मतलब गिरा हुआ सामान मिल जाए। हमारे इंडिया में कैसे होते हैं ना सर, कि अगर किसी को किसी का सामान मिल जाता है ना, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा सामान तो मुझे मिल गया, वो क्या होता है ना, उसके मोबाइल मनी बैग में सर उसका कोई नंबर वगैरह तो मिल ही जाएगा, मोबाइल फ़ोन में भी नहीं, उसमें तो लॉक रहता है, बट फिर भी उसके जो मनी पर्स जो होते हैं ना, वॉलेट होते हैं, उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ़ोन करके बोलेगा कि भाई यहाँ पर आ जाओ, फिर आने के बाद आप उससे पहले उसके साथ डील कर लेते हो, फिर मिलेगा पर बदले में मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए। और उससे पहले आप देख लेते हो कि उसके पर्स में क्या है, या फिर उसको देख के समझ जाओगे कि भाई मतलब उसका बहुत ही मतलब पैसा वाला है या नहीं है, तो उसके साथ डील कर लेते हो कि मिलेगा पर 10,000, मिलेगा पर 5,000।
पुलिस में जाके जमा भी नहीं करोगे, अगर पुलिस को भी मिलेगा पुलिस भी उसको हैरेस करेगा, मतलब भगवान जाने की क्या सिस्टम होना चाहिए। बट रूल ये कहता है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर कभी भी आपको ऐसा मिल जाए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अगर उसको पहुंचाने के लिए आपका कुछ खर्चा होता है, सपोज आपको फ्लाइट करके कहीं जाना पड़ रहा है, या फिर सिटी के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, मतलब नॉर्थ कोलकाता टू साउथ कोलकाता, टाइम का भी एक लग रहा है, तो अगर आपका कुछ भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और आपको कुछ भी खर्चा होता है, सपोज आप मेट्रो में जाते हो या मेट्रो से आते हो, तो वो खर्चा आप उनसे रिकवर जरूर कर सकते हो, ठीक है। बट वो उस पर्स को देने के लिए बदले में आप कुछ नहीं ले सकते, वो तो इंसानियत के खिलाफ है सर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा खेल एक 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 जेंटल सिटीजन के लिए बनाया गया है सर, ये दैट्स व्हाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बिल्ड अप, ये बैकग्राउंड है। अब देखो सर, लॉ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट लॉ को मानते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है सर। क्वासी समझ में आया सर? हाँ सर। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स भी दिया है, ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर, or liability of persons to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract, even it is a remotest sense, as there is a neither offer and acceptance nor consent। मतलब यहाँ पर ना तो किसी ने किसी को ऑफर किया था कि भाई मेरा पर्स पड़ा हुआ है तुम वहां से उठाओ और मुझे लाके दो, ना तो ये ऑफर था, और ना ही वो उठा के उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बट दीज आर सेड टू बी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑब्लिगेशन है, ये आपका नैतिक दाय है। नैतिक समझते हो सर? कुछ चीजें नीति होते हैं। नीति क्या होता है? नीति मतलब इंसानियत होते हैं, कि एटलीस्ट एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपको इतना करना चाहिए। अगर ऐसा सबको ही हो जाए ना सर, तभी एक कंट्री महान बनता है। वो बंगाली में एक गाना बचपन में हम लोग स्कूल में गाते थे सर, प्रेयर करते थे, तो प्रेयर में गाना कुछ ऐसा होता था, आई डोंट नो आप लोग कभी सुने हो कि नहीं, बंगाली है गाना, तो हम लोग बंगाली में ही गाते थे। अगर आप लोगों में से किसी ने सुने हो तो मुझे बताना कि गाना कुछ ऐसा था, बोलो 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 सबे शत बेना बेनु रबे, भारत आबार जगत सभाए श्रेष्ठ आसन लबे। किसी ने सुना कभी ये गाना? ये पोइट्री भी था किसी बचपन में, किसी ने सुना? बोलो 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 सबे शत बेना बेनु रबे, सुने हो? भारत आबार जगत सभाए श्रेष्ठ आसन लबे, मतलब सर इसका अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं विश्वजीत, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि बोलो 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 सबे का मतलब होता है सबको ही बोलो, कि सबको ही बोलो कि भारत एक दिन इस दुनिया में श्रेष्ठ आसन फिर से लेगा, मतलब अपना जो उसका जो टॉप पोजीशन है वो फिर से वापस लेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि टॉप पोजीशंस पे जाने के लिए सबसे पहले ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सर, सबसे पहले कोई पार्टी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, कितना जॉब क्रिएट कर रहा है, ये सब सर सेकेंडरी है। सबसे पहले तो ये इंसानियत एंड कल्चर बिल्डअप करना चाहिए। दैट्स वाई जापान इज द टॉप क्लास कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई उसका जीडीपी, उसका इकोनॉमी, मैं इकोनॉमिक्स क्लास में भी शेयर किया था आप लोगों से, अगर इस वीक का जो इकोनॉमिक्स क्लास था। जापान का मतलब छोटा सा आइलैंड है सर, ज़्यादा नहीं सर। इंडिया मतलब जापान इतना छोटा है कि इंडिया के अंदर कम से कम 10-15 जापान आ जाएगा, फिर भी वो इतना डेवलप है। बिकॉज बिकॉज कल्चर, दैट इज कॉल्ड कल्चर। कल्चर का मतलब सर वो क्लासिकल सिंगिंग में आ करना कल्चर नहीं होता। कल्चर इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज। गाना भी ह्यूमैनिटीज के लिए होता है। आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हो, बट सर मैं अपना सेल्फ रियलाइजेशन ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, बोर हो रहे होंगे, मैं चलो आगे निकलता हूँ। ई कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सर आजकल ई कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी 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 कॉमन। ई कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी कॉमन इन टूडेज वर्ल्ड। जैसे आप लोग जब ऑनलाइन क्लास में एंट्री लेते हो वो भी एक ई कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको लिंक शेयर करता हूं तो वो आपके लिए ऑफर है, आप लिंक को एक्सेप्ट करते हो, फिर मैं अगेन लिंक को एक्सेप्ट करता हूं, तो ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस ऑनलाइन में हुआ ये क्या हो गया? ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन ठीक है, इसको शायद आप कॉन्ट्रैक्ट ना समझो या साइबर कॉन्ट्रैक्ट ना समझो, मैं आपको क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी आजकल बोलते हैं इसको। ये देखो हम लोग क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ना electronic data interchange, this helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contracts, electronics data interchange contract, और cyber contracts और mouse click contracts। कितना सारा नाम से जाना जाता है सर। ई कॉन्ट्रैक्ट, EDI कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगा सर? सर आप लोग अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो? प्लीज टेल मी। यस सर। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो सॉफ्टवेयर अपने लाइसेंस को चेक करने के लिए एक ऑप्शन देते हैं, ऐसे एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर
यस आई एग्री बोल के एक ऑप्शन आता है, यस अलाउ मांगता है। अलाउ मांगता है, और ऐसे चेक बॉक्स के अंदर ना एक से क्लिक करना पड़ता है। मोबाइल में ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, टक करके ऐसे हाथ में लगाते हैं, और मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर्स पे क्या करते हैं, माउस लेते हैं और फिर ऐसा करते हैं। तो वो जैसे ही आप ऐसे करते हो ना चेक बॉक्स में, वो बेसिकली वो साइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, लाइक फ्लिपकार्ट से या अमेजन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, तो जब भी आप ऐसे करते हो ना, जैसे आप अमेजन से खरीदो, फ्लिपकार्ट में खरीदो, तो वो एक्चुअली आप ई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से ही कर रहे हो, ठीक है। वो आपको ऑफर कर रहा है ऑनलाइन में, वो आपको ऑनलाइन में ऑफर कर रहा है, और आप भी उसको ऑनलाइन में ही एक्सेप्ट कर रहे हो। दैट इज सिंपल, ठीक है। जस्ट ए मिनट, अमेजन में चले, अमेजन में जाएंगे, जस्ट विजिट अमेजन। आपको कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए, सपोज आप कैडबरी खरीदना चाहते हो, तो ये एक वर्म हुशियस वाला कैडबरी है। ये जैसे ही आप यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट करोगे, फिर बाई नाउ करोगे, फिर पेमेंट कर दोगे, ये सारा का सारा सर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दी कंप्यूटर स्क्रीन, डिजिटल वे में होगा, ई वे में होगा, ठीक है। तो ये जो ई वे है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐड टू कार्ट करना, बाई नाउ करना, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर बाई नाउ कर दिया, फिर यहाँ पर मेरा ईमेल मांग रहा है, फिर मुझे कंटिन्यू करने को मिलेगा, और आफ्टर दैट आप लोग जानते हो आजकल ये सब चीज़ें कोई सिखाने का चीज़ नहीं है, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है सर, ई कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है ना, तो आप केस केस कर सकते हो सर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। ओके सर, तो ये सारा का सारा खेल क्या चल रहा था सर, फॉर्मेशंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ सर। तो फॉर्मेशंस के बेसिस में आपको मेनली जो जो ध्यान रखना है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखना है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखना है, टैसिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान रखना है, एंड ई कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान रखना है। क्लियर ना सर, क्लियर साहिल, विश्वजीत, राजू, क्लियर ना? यस Yes, sir. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो हो गया, अच्छा सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस हो गया, अब परफॉर्मेंस में देखेंगे। तो चलो ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कैसे पता चलेगा किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटरी होते हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। अब कैसा होता है और क्यों इसको इस तरह का नाम से जाना जाता है, बिकॉज इसका नेचर ही आपको सिखा देगा कि ये ऐसा क्यों है। चलो सर इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, बट बिफोर दैट एक बार देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। When the act is done or executed, or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. Say for example, when grocer sells sugar, ग्रोसरी स्टोर में गए हो और वो आपको चीनी बेच रहा है ऑन कैश पेमेंट, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. दोनों पार्टी, जो ग्रोसर्स है और जो बायर है, जो ग्रोसर्स है और जो बायर है, ग्रोसर्स चीनी बेच रहा है और बायर चीनी खरीदने गया है। ग्रोसर्स क्या करने गया सर, चीनी खरीदने गया, चीनी बेचने के लिए बैठा है, और जो ग्रोसरी खरीदने गया है वो चीनी खरीदने के लिए गया है। तो जो ग्रोसर्स है और जो बायर है इनके बीच में जो भी बन रहा है वो क्या है कि ये भी इनको दे रहा है, ये देखो ये चीनी दे रहा है, मैं मान के चल रहा हूं ये ग्रोसरी स्टोर में ग्रोसरी है, सब्जी वगैरह सभी, ये चीनी खरीदने गया है। तो जब भी ये इसको चीनी दे दिया, तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा इसको पेमेंट कर रहा है, और ये बंदा इसको चीनी दे रहा है। तो ये इसको शुगर बेच दिया, ये इसको शुगर का पेमेंट कर दिया, तो दोनों तरफ से ये क्या हो जाएगा सर, एग्जीक्यूटेड। क्लियर सर, एग्जीक्यूटेड का मतलब क्लियर कि दोनों पार्टी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। तो सर एग्जीक्यूटरी क्या हो जाएगा, सर एग्जीक्यूटरी का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये कस्टमर जो है, अगर एक कस्टमर है, जो कस्टमर ना अपना पेमेंट कंप्लीट नहीं करेगा, या फिर उल्टा, ऐसा भी कभी कभी होता है ना, हम लोग एडवांस पे करके आते हैं पर दुकानदार हमारा प्रोडक्ट हमें सप्लाई नहीं देता, ऐसा भी हो सकता है। सपोज मानो कि
कौन सा वाला, ये एक दुकानदार है, इनके पास आप जाके कुछ पेमेंट देके आए थे कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, बट इन्होंने बोला था कि हाँ प्रोडक्ट तो मिलेगा बट अभी आपको कुछ एडवांस करना है। तो आप जाके क्या करते हो, इनको एडवांस तो कर देते हो बट ये प्रोडक्ट आपका अभी तक लेके नहीं दिया, मतलब ये अभी तक आपको पहुंचाया नहीं प्रोडक्ट, बिकॉज दूर शहर से लाना पड़ेगा, लोकल में नहीं है। समझ में आ रहा है, लोकल में नहीं है, लाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे सर, आप एडवांस दे दिए, ये बोल रहा है कि लोकल में नहीं है, मुझे लाना पड़ेगा, 3 दिन बाद मिलेगा। तो ये 3 दिन बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चल रहा है, इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे सर, प्लीज टेल मी सर। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड सर, इसको कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देखो when G agrees to take the tuitions of H, और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यहाँ पर ट्यूशंस के बारे में बोला है, पर G agrees to take the tuitions of H, एक इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग मतलब वो क्या सर, वो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशंस लेता है ना सर, जॉइंट, ठीक है, तो वो जॉइंट या जेका का प्रिपरेशन लेगा, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, अभी से नहीं सर, नेक्स्ट मंथ से, एंड H इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे G ₹1000 पर मंथ। ये तो दोनों तरफ से एग्जीक्यूटरी है, मतलब ये दोनों के तरफ से काम बाकी है, एक ने पैसा नहीं दिया और दूसरा ने ट्यूशंस का भी नहीं दिया, मतलब जी ने बोला कि मैं 1000 पर मंथ का चार्जेस लेता हूं, ठीक है, और एच बोल रहा है कि मैं 1000 पर मंथ का लेता हूं, और जी बोल रहा है कि मैं ट्यूशंस तुम्हें दूंगा, ना तो नेक्स्ट मंथ से चालू होगा, लेकिन इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि नेक्स्ट मंथ से मैं इनके पास पढ़ूंगा और बदले में मुझे इनको मंथली 1000 पे करना है, और बदले में वो मुझे प्रिपरेशन है जेका या जॉइंट का जो भी प्रिपरेशन होता है वो ट्यूशंस मुझे देंगे। तो ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन के रखा है, तो ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट बनकर रखा है ना, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी, दोनों तरफ से काम बाकी है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट, अभी तक दोनों तरफ से एग्जीक्यूटरी है। तो एक चीज ध्यान रखना, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी में मैंने जो एग्जांपल्स वहां पर दे रहा था वो मैंने एक्चुअली आपको यूनिलैटरल का दे दिया, ठीक है, मतलब एक तरफ से काम बाकी है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड का मतलब जो दोनों तरफ से काम कंप्लीट है, दोनों तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीटेड है, एग्जीक्यूटेड। दोनों तरफ से काम बाकी है, दोनों तरफ से, मतलब जो बायर है और जो सेलर है दोनों तरफ से काम बाकी है, तो क्या कहेंगे सर, एग्जीक्यूटरी। और फिर आता है सर यूनिलैटरल बायलैटरल, ये भी ना एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का ही ना एक टाइप है जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था। एग्जीक्यूटरी 2 टाइप का होता है, दैट्स व्हाई मैंने कह दिया वहां पर, वो भी एक तरह का एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटरी 2 तरह का होता है, एक यूनिलैटरल एक बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब, यूनि मतलब क्या होता है, 1 यूनिट से आता है, एक से काम हुआ है बट एक से बाकी है, और एक होता है बाई, बाई मतलब होता है 2, यूनि मतलब होता है 1 एंड बाई मतलब होता है 2। इसलिए आप लोग बचपन में कंप्यूटर में बाइनरी नंबर भी पढ़े होंगे, बाइनरी का मतलब होता है 0 एंड 1, तो 2, बाई बाई का मतलब होता है 2, सही बोल रहा हूं ना मैं, बाई वीकली मतलब 2 हफ्ता ऐसे बोलते हैं ना। तो यूनि का मतलब 1 एंड बाई का मतलब होता है 2। तो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दोनों तरफ से काम बाकी है, और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, एक तरफ से काम हुआ है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, AIM advertises payment of award of ₹5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. AIM एडवर्टाइजमेंट दिया, एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा, पेमेंट करेगा उसको अवार्ड देके 5,000 अगर कोई उसका बच्चा को ढूंढ के लाएगा, जो उसका जो बच्चा गुम हो गया है, मतलब कहीं मिस हो गया है, मिसिंग बॉय को ढूंढ के जो देगा उसको 5,000 देगा। As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his shares of obligations and it remains for M to pay the amount of reward to B, and this type of executory contract is also called unilateral contract। मतलब जब इन्होंने बोला था कि भाई मैं जो भी मेरा बच्चे को ढूंढ के देगा मैं उसको 5,000 दूंगा, बट ये जो B है ना, ये पहले ही उसको ढूंढ के रखा था, अब जैसे ही आया मतलब उसका काम कंप्लीट हो गया था, ये बी का काम कंप्लीट हो गया था, पर जैसे ही वो ढूंढ के लाया, अब एक एम को अपना जो एडवर्टाइजमेंट का वो बोला था ना कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के देगा मैं उसको 5,000 दूंगा, मतलब बी अपना काम पहले ही कर लिया था, तो वो तभी यूनिलैटरल बन गया था। और इसके बाद एम का काम अभी बाकी है, बिकॉज उसको अभी पेमेंट करना है, एम टू पे द अमाउंट टू रिवॉर्ड टू बी। तो ये जब तक ये केसेस चल रहा था यूनिलैटरल कंडीशंस पे था। अब बायलैटरल का मतलब क्या होता है,
मतलब ये एग्जीक्यूटरी का ही दो पार्ट है, एक है यूनिलैटरल, दूसरा है बायलैटरल। अब बायलैटरल में क्या होगा, bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on on the part of both the parties। मतलब ये भी एक तरह का एग्जीक्यूटरी का मतलब वही, दोनों तरफ से काम बाकी है, दोनों साइड से काम बाकी है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाए। ये प्रॉमिस टू सेल इज प्लॉट टू बी, ये बोल रहे कि मैं अपना एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो मैं बी को बेचने वाला हूं। कितने में सर? 1 लाख में, कैश डाउन, मतलब 1 लाख दो और जमीन लेके जाओ। बट बी पेज ओनली 25,000 एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मतलब सर एडवांस, 25,000 का एडवांस दिया एंड promises to pay the balance on next Sunday। On the other hand, A gives the positions of plot B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount। मतलब सर A ने B को, चलो सर एक लैंड पे चलते हैं, एक रियल लाइफ लैंड लिखते हैं, लैंड फॉर सेल। चलो सर लैंड फॉर सेल, सर कौन सा जमीन लेना है? ओके सर, सपोज मानो कि ये जमीन विश्वजीत का है। विश्वजीत ये तेरा जमीन है, बेचेगा मुझे? यस यस। ओके चलो बेच दे मुझे। तो विश्वजीत अपने जमीन में लैंड फॉर सेल रखा है और बोला है कि जो भी मुझे 1 लाख देगा, कितना देगा सर? 1 लाख देगा जमीन उसका। तो ये मैंने देखा और मैं विश्वजीत को जाके बोला कि मैं जमीन लेना चाहता हूँ। तो मैंने क्या স্যার किया, এখানে যদি কোনো মানে করি টাইপ মানে আপনি বলছেন এটা নেবেন, আমিও যদি বলি এটা আমি নেব, তাহলে এখানটাতে একটা মানে जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा नॉर्मली। আচ্ছা अब कोई किसी को फेवर करेगा, प्रेफर करेगा, दैट्स अ डिफरेंट। স্যার ও আমি বলতে চাইছি ও বেস প্রাইস একটা রেখেছে 1 লাখ, আমি ভাবলাম ওকে অফার 2 লাখ, তখন बैकग्राउंड नॉइज है, क्या हो रहा है? कहाँ मिचिल निकला है रे? না 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 ফোন এসেছিল, বলছি আমি এটা ও বেস প্রাইস রেখেছে তোমার 1 লাখ, আমি ওকে অফার করলাম 3 লাখ, তখন তো আমি তো নিতেই পারি। नो, अब ये बेस प्राइस का बात कहाँ से आ गया? ठीक है, तू सुन, ध्यान से सुन। जमीन कितने का है वो बोल के रखा है कि 1 लाख का जमीन है, बेस प्राइस वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, वो बोल के रखा है, फिक्स प्राइस है। ठीक है, अब हो सकता है जैसे कि प्रियांशु जो बोल रहा है ना, हो सकता है कि बेस प्राइस 1 लाख का है मिनिमम दाम, फिर अगर कोई 3 लाख देगा तो उसको मिलेगा, 4 लाख देगा तो उसको मिलेगा, 5 लाख देगा तो उसको मिलेगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हो सकता है। बट नॉर्मल केसेस क्या है ना, जो पहले आएगा उसको पहले देना चाहिए। लैंड फॉर सेल, अगर ऑफर एक्सेप्टेंस जिसके बीच में पहले होगा, सपोज मानो कि ये वो दाम विश्वजीत ने दाम रखा कितना, 1 लाख का दाम रखा, मैं पहले गया और विश्वजीत ने मेरा बात माना कि यस आई विल सेल द लैंड 1 लाख रुपीज टू सर। फिर प्रियांशु आया, वो प्रियांशु का आदत ही है ना कि वो दूसरे का चीज ले लेगा। हाँ प्रियांशु, इसीलिए तेरे दिमाग में ऐसा आया? না না अच्छा ठीक है, लेकिन प्रियांशु के पास ज्यादा আমি पैसा है। বলছিলাম মানে এটা যদি হতে পারে ওটাই ভাবছিলাম। आई अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट जोकिंग। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो प्रियांशु के पास ज्यादा पैसा है और प्रियांशु विश्वजीत के पास आया, फिर प्रियांशु विश्वजीत को बोल रहा है कि मैं तो 2 लाख देने के लिए रेडी हूं। अब मुझे बता आयन एंड राजू एंड ऑल्सो साहिल कि अगर प्रियांशु विश्वजीत को 2 लाख देने के लिए रेडी है तो क्या विश्वजीत प्रियांशु को बेचेगा या मुझे बेचेगा? प्लीज टेल मी। স্যার আগে তো আপনি তো আপনার সঙ্গে তো কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে 25,000 অ্যাডভান্সে, हाँ তো কন্ট্রাক্ট যখন তখন তো আর কন্ট্রাক্ট তো ভয়েড হবে না, যখন যদি ও আপনার কথা না শুনে আবার 2 লাখ টাকা বিক্রি করতে যায়, যেহেতু আপনার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে। एग्जैक्टली, वेरी गुड राजू। आयन, आर यू एग्री विद राजू? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट तो नाले भेंगे जब एग्जैक्टली, तो है। वो ब्रीच हो जाएगा। एंड मैं अगर विश्वजीत, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये टॉपिक आएगा बाद में, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर बाद में विश्वजीत ऐसा करेगा ना तो मैं विश्वजीत के अगेंस्ट में केस कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरा एक्सेप्टेंस लिया था और पेपर वर्क में काम भी हुआ था, प्रूफ भी है मेरे पास कि 25,000, जैसे कि राजू बहुत अच्छा बोला कि सर 25,000 ने आपने एडवांस दिया था, अर्नेस्ट मनी लिया था मेरे से, 25,000 लिया था और बाकी का बैलेंस मैं नेक्स्ट वीक देने के लिए रेडी हूँ। तो जितना दिन तक मैं बाकी पैसा नहीं दे रहा हूं, तो विश्वजीत ने भी एक चीज बोला कि 1 वीक का ही टाइम है। विश्वजीत ने भी मेरे पास एक शर्त रखा, लॉजिकल शर्त है कि
सपोज दिस संडे मैंने 25 दिया एंड अगला संडे को मैं बाकी पेमेंट करने के लिए बोला, और विश्वजीत ने मुझे ये बोला कि अगर नेक्स्ट संडे तक अगर आप मुझे बाकी बैलेंस पेमेंट नहीं देते हो तो मैं किसी और को बेच दूंगा जो मुझे जो भी दाम देगा। तो ये विश्वजीत कर सकता है। मतलब अगर मैं नेक्स्ट संडे तक मैं पेमेंट नहीं ले सकता तब विश्वजीत बेच सकता है, यस और नो? अगर नेक्स्ट संडे तक, यस सर, तখন ऑब्वियसली, बिकॉज वो भी अगर मैं नेक्स्ट संडे तक बाकी पेमेंट नहीं करता तो वो भी ब्रीच है मेरे तरफ से। जैसे इससे पहले मैं विश्वजीत का ब्रीच का बात कर रहा था कि अगर वो प्रियंशु को 2 लाख दे रहा है बोल के मेरा कॉन्ट्रैक्ट को नकारता, तो अगर मैं भी उसको 1 लाख रुपया बाकी का बैलेंस अमाउंट अगला संडे तक नहीं देता ना, तो वो भी मेरे को मतलब वो दैट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम माई साइड। तो पॉइंट क्या है कि मैं यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटरी बायलैटरल समझा रहा था कि यहाँ पर विश्वजीत ने भी गजब खेल खेला। मैंने उसको 25 दिया, पर 25 के बदले वो मेरे को जमीन का एक भी पेपर नहीं दिया। मतलब जमीन का जो मेन ओनरशिप पेपर है, ओनरशिप पेपर किसके पास है? विश्वजीत के पास है। जो दलील बोलते हैं ना हम लोग, पेपर, तो पेपर ही तो सर, जमीन मेरा है क्या? मैं जमीन में सो जाऊं तो मेरा जमीन है क्या? जमीन का पेपर होता है। कोई बोलेगा इसके अंदर सो जाएगा, फिर ऐसा करके बोलेगा ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, मुझे दे दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं 25,000 दे के रखा, ये मेरा जमीन है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं सर, 25,000 आपने दिया, मैंने दिया इसको, तो ये मेरा जमीन क्या बुक हुआ फॉर 1 वीक। हाँ, बाकी 25,000 वो वापस करेगा, अगर मैं वो नहीं देगा तो मुझे, वो डिपेंड करता है क्या कंडीशंस पे हो रहा है। तो ये 25,000 मैंने उसको दिया, पर मैंने बाकी पेमेंट भी नहीं किया, और वो भी मुझे ना पेपर में साइन, मतलब पेपर जो ट्रांसफर होता है ना पेपर वर्क में, कि भाई जमीन का जो ओनरशिप ट्रांसफर, वो भी उसने नहीं किया। तो अल्टीमेटली फ्रॉम माई साइड एज वेल एट विश्वजीत साइड, दोनों तरफ से ये क्या हो गया सर? बायलैटरल हो गया ना, एग्जीक्यूटरी है। दिस इज दोनों साइड से एग्जीक्यूटरी है, बट ये दोनों तरफ से बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी है। मतलब दोनों हाँ तरफ। हाँ हाँ, अच्छा, अब समझ में आया बुझलाम क्या? এবার বুঝলাম। अच्छा, मतलब मैंने भी अपना काम पूरा नहीं किया और विश्वजीत ने भी अपना काम पूरा नहीं किया। दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन विश्वजीत एंड सर is executory because there remains something to be done on both sides. Such executory contract also known as bilateral contracts. दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बाकी है। ऐसा बहुत होते हैं सर। आप लोग मुझे एक चीज बताना कि जो भी आप बिजनेस लॉ में पढ़ रहे हो, क्या एक भी चीज ऐसा लग रहा है कि जो आउट ऑफ वर्ल्ड है, कि कभी आपने कभी सुना ही नहीं? ऐसा भी होता है, ऐसा कभी हर एक चीज बड़ा कनेक्टेड है यार, हर चीज अपनी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। क्या है अयन, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो नॉट ओनली लॉ, एवरी सब्जेक्ट इज वेरी कनेक्टेड विद अस, एवरी सब्जेक्ट। कोई बोलेगा सर मैथ्स का कनेक्शंस कैसे करें? सर मैथ्स का कनेक्शंस का क्या बात है ना, मैथ्स ना आपको मैथ्स इसलिए कराया जाता है स्पेशली, वो एक्चुअली आपका दिमाग, मतलब कुछ जैसे कि अलजेब्रा का यूज़ है, जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं वहाँ पर बहुत यूज़ होता है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ तो कंस्ट्रक्शंस काम में होता ही है, और इंडिया ही ट्रिगोनोमेट्री बनाया है, इसमें आपको प्राउड फील करना चाहिए एज एन इंडियन। बाकी जो नॉर्मली हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं उसमें आपका कैलकुलेशंस एंड आपका जो हिसाब करने का ताकत होता है ना, वो आपका बढ़ जाता है। उसमें क्या है ना, आप डीलिंग सही कर पाते हो। जिसका हिसाब जितना पक्का है ना, उसका डीलिंग्स उतना पक्का होता है। एक कहानी बताऊं मैं आपको कैलकुलेशंस रिगार्डिंग। ये आप लोग अपना मुकेश अंबानी को जानते हो ना? हेलो, जानते हो ना सर? रिलायंस का Yes, मालिक है sir. मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का 2 बेटा है, जानते हो उनका नाम क्या है? आकाश अंबानी और आनंद अंबानी। आनंद अनंत अंबानी का। आनंद, हाँ। तो ये जो आकाश जो है ना, तो आकाश अंबानी ने एक बार मुकेश अंबानी को पूछा था, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये आकाश अंबानी ये वाला, ये है ना, ये उनका बहन है या बीबी है? बहन ही लग रहा है, श्लोका मेहता नहीं, इसका बीबी है ये, बहन ऐसा देखने में नहीं है, ठीक है? वही तो इसका शादी हुआ इसके साथ, जो भी हो। तो ये आकाश अंबानी ने एक बार अपना इसको बोला, एक बार मुकेश अंबानी को, कि पापा, कि अगर कैलकुलेटर है
तो फिर कैलकुलेशन याद क्यों करे? आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अगर हर काम कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, तो हम अपना दिमाग में फालतू का प्रेशर क्यों डालें? क्या लगता है? স্যার আরেকবার বলবেন? आकाश ने अंबानी को पूछा, अपने पापा को, मुकेश अंबानी को, कि पापा अगर कैलकुलेटर है तो फिर इतना सारा कैलकुलेशंस, टेबल्स जो मैथ्स में होते हैं ना, वो किस बात के लिए याद करे? क्योंकि हर काम तो कैलकुलेटर कर देते हैं। जैसे साइन थीटा, आप लोग अगर याद करोगे तो साइन थीटा जो पढ़ते थे, कॉस थीटा पढ़ते थे, या फिर आप अकाउंट्स में भी काफ़ी सारा फार्मूलाज वगैरह होते हैं। मैथ में तो फार्मूला ही फार्मूला होता है, अलजेब्रा होता है। तो कहता है कि अगर हर चीज़ कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर कर सकता है, तो फिर फालतू में हम अपना दिमाग को इतना ज़्यादा मतलब लोड क्यों डाले दिमाग में? सवाल समझ में आ रहा है? ভালো কোয়েশ্চেন। भालो क्वेश्चन। तो बदले में अंबानी ने क्या जवाब दिया था, आकाश को जानते हो? एक्चुअली कैलकुलेशंस आपके दिमाग को तेज बनाते हैं, आपका फोरकास्टिंग पावर को तेज बनाते हैं। और अगर आप कैलकुलेशंस ज़्यादा करोगे तो आपका दिमाग हमेशा ना एक शार्पली काम करेगा, आप दूर का देख सकते हो, आप दूर का सोच सकते हो। दैट्स वाई ये कुछ रीजंस है। बिजनेस में फटाफट डिसीजंस ले सकते हो, किसी और के भरोसे नहीं रहना है, कैलकुलेटर के भरोसे भी नहीं रहना है, किसी और के भरोसे भी नहीं रहना है। यू कैन टेक डिसीजंस वेरी फास्टर, यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। आपका दिमाग कैलकुलेटिव काम करेगा। ये कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ये इंसान बनाते हैं, ये इंसान को नहीं बनाता। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये मोबाइल तो सब काम कर लेगा, लैपटॉप तो सब काम कर लेगा, सब काम करेगा, लेकिन एक चीज हम भूलना नहीं चाहिए कि एक्चुअली हमने इनको बनाया। इंसान कोई ना कोई बनाया ना, चाहे हमने ना बनाया हो, किसी और इंसान ने तो बनाया हो। तो ये इंसान इसको बनाते हैं, ये हमको नहीं बना सकता। तो एक्चुअली कैलकुलेटर हो, कंप्यूटर हो, आप इन पे इतना भी डिपेंड मत हो कि आपका दिमाग ही काम ना करे। ये बात समझने के बाद आकाश अंबानी अपने स्कूल कॉलेज के डेज पे हर एक कैलकुलेशंस को ना याद करना चालू कर दिया, और याद करते करते उसको एवरीथिंग याद आ गया, और हर कैलकुलेशंस उसको ना दिमाग में उसका छप गया, और उसका दिमाग में तो कैलकुलेटिव पावर बहुत फास्ट है, सीरियसली। तो एक बार अंबानी ने कहा था कि आपका बच्चा लोग तो कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, ना तो आकाश आया, ना तो अनंत आया, और ना ही इसका जो बेटी है वो आया। किसी ने कभी क्लास में फर्स्ट रैंकर नहीं, कभी कभी रैंकर नहीं थे। तो अंबानी और नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने बड़ा अच्छा से जवाब दिया। बोलते मैं अपने बच्चे को ना फर्स्ट कभी आने के लिए नहीं बोलता हूँ, और अगर वो आ भी जाता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा कोशिश करता हूँ, इनका जो फंडामेंटल दिमाग है ना, फंडामेंटल दिमाग क्लियर रहना चाहिए। मतलब हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का फांडा क्या है वो क्लियर होना चाहिए, तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। आप फर्स्ट आ गए, थर्ड आ गए, लास्ट आ गए, फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। दैट्स वाई अंबानी इज अंबानी। क्यों ये लोग रिच बनते हैं, कोई भी इंसान इसलिए रिच बनते हैं बिकॉज वो हमेशा नॉलेज का कदर करते हैं, रैंक का कदर नहीं करते। रैंक अगर मिले तो ठीक है, ना मिले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैंक तो काम करने से मिलता है, और नॉलेज तो मेहनत करने से आता है। ठीक है, तो रैंक आएगा कि नहीं आएगा वो तो डिपेंड करता है, ठीक है, बट अगर आप मेहनत करोगे तो रैंक शायद आ ही जाए। तो ये कुछ टेक्निक्स शायद हम लोग अपने डेली लाइफ में ना मिले, इसलिए मुझे यूज करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सर। तो आपको मैंने अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बता दिया। अभी सर हमको आपको बात करना है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में बात करना है, तो चलो 10-15 मिनट ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है वो थोड़ा देख ले, तो फिर आगे जाके नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में बात कर पाएंगे। काफी वाइटल है ये सब पॉइंट, यही सब पॉइंट तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज प्रपोजल और ऑफर। ऑफर एंड प्रपोजल बड़ा सिमिलर पॉइंट है, जो प्रपोजल है वही ऑफर है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने ऑफर एंड प्रपोजल्स के बारे में कहा। क्या कहा सर? सेक्शन याद रखना है? हाँ सर याद रखना है। क्यों सर? एक्चुअली आपको कंपनी का केसेस वगैरह लड़ना है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक जो सेक्शन है इतना तो याद रखना ही है। बाकी जब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तब आप किताबें यूज़ करना। कभी कभी आप लॉयर के अगर ऑफिस में जाओगे ना, देखो सर आप लोग कोई
क्रिमिनल लॉयर या फिर सिविल लॉयर तो नहीं बनोगे, आप लोग बेसिकली चार्टर्ड बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, कंपनी सेक्रेटरीज बनोगे। इनका मेन काम क्या होता है ना कि ये बिजनेस का जो भी मैटर है उसको याद रखे। तो बिजनेस रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इजीली उसको हैंडल कर सको, कौन सा सेक्शंस में क्या है आप फटाफट याद रख सको। तभी मैं आपको भी समझा रहा था ना कि मेमोराइज करने का बेनिफिट क्या है। ऐसे नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ कि फंडामेंटल हर चीज समझो, बट कुछ चीजें मेमोराइज भी करो ताकि इसमें आपका दिमाग तेज रहे, आप जरूरत में प्रूव कर पाओ कि मतलब आप कोर्ट में प्रूव करने बैठे कि नहीं नहीं ये तो प्रपोजल नहीं था, ये ऑफर था, ये ऑफर नहीं था प्रपोजल था, फिर कहाँ लिखा है, तो आप भूल गए कहाँ लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में लिखा है, तो आप प्रूव कर सकते हो। मतलब कहाँ लिखा है ये आपको चाहिए, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, तो आपको कनेक्ट करवाना है। तो दैट्स वाई मतलब कोई बोलता है सर मार्क्स लाने के लिए, हाँ सर मार्क्स तो उसी में मिलता है जिसको ज्यादा पता है उसी को मार्क्स ज्यादा सिंपल तरीका है। मार्क्स कैसे मिलता है, जिसको ज्यादा पता हो उसी को मार्क्स मिलता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही कहता है सर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए वो अपना विलिंगनेस दिखाता है, मतलब अपना इच्छा जाहिर करता है, अपना जो इच्छा होता है कि when one person signifies to another, एक बंदा किसी और को बोलते है कि यस आई एम रेडी टू डू इट, उसने ऑफर किया मैंने एक्सेप्ट किया, यस आई एम रेडी टू डू इट। तो विलिंगनेस टू डू या फिर मतलब करने के लिए भी एक्सेप्टेंस मतलब ऑफर हो सकता है, ना करने के लिए भी हो सकता है, और टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करना भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकता है। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, एसेंट का मतलब होता है ओपिनियन, एसेंट का मतलब क्या होता है ओपिनियन, मतलब आप किसी को अपना विलिंगनेस दिखा के हाँ भी बोल सकते हो, विलिंगनेस दिखा के ना भी बोल सकते हो। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो, किसी को कुछ ना करने के लिए भी बोल रहे हो, तो ये जो एक दूसरे का एसेंट लेना यही होता है प्रपोजल। एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस को अगर हम थोड़ा और तोड़े तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि दोस्तों के बीच में हम लोग ये बातें बहुत करते हैं कि फ्रेंड्स के बीच में कि भाई क्या तू मेरे लिए काम कर देगा, तो मानो कि अगला बोलता है कि हाँ हाँ भाई क्यों नहीं करेगा, तेरे लिए इतना नहीं कर सकता, हाँ तेरे लिए तो जहाँ भी मतलब तेरे लिए तो कुछ भी कर देंगे, हाँ तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगरा है, तू मेरा भाई है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हाँ तू हमारा भाई, तू हमारा दोस्त, तू हमारा जिगरा। तो मतलब क्या है कि हम किसी के लिए ऐसे ऑफर को ले ही सकते हैं, पर किसी को ना करने के लिए भी मतलब भाई तू अगर उसके साथ बात करेगा ना तो मेरे से बात मत करना, मतलब तुम क्या कर रहे हो कि तुम उसको मना कर रहे हो, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तू अगर उसके साथ बात करेगा ना तो मेरे साथ बात ना करना, तेरे साथ जिंदगी भर का मेरे साथ बात नहीं करना। ऐसे सर मैं जैसे बोल रहा हूँ कैसे रियल में होता है, क्या हम लोग ऐसे दोस्त के बीच में बात करते हैं? प्लीज टेल मी। हेलो सर विश्वजीत, यस सर। होता है ना ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूँ? आयन? हाँ सर। ओके, तो बेसिकली वही है कि भाई किसी को कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए भी हम लोग इस तरह से मतलब प्रपोजल बना सकते हैं। तो ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, तो जब किसी को कुछ करने के लिए बोलो या फिर किसी को कुछ ना करने के लिए बोलो, दोनों आपको प्रपोजल बनेगा। अब एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल्स क्या है, दैट्स द इंपॉर्टेंट एरिया। एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल, एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल्स में आप ऐसे समझो कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। तो जो प्रपोज करता है या ऑफर करता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉमिसर कहते हैं या ऑफरर कहते हैं। द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, जिसको कर रहे हो वो उसको ऑफरी कहते हैं। द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। तो इतना सारा नाम है। द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड इज ऑफरी, द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। मतलब एक्सेप्टर, प्रॉमिसी एंड ऑफरी आर द सेम पर्सन। The person to whom the offer is made, offeree. The person accepting the offer is called promisee or acceptor. तो offeree, promisee, acceptor is the same. समझ में आ रहा है ऐसा? सेम, एकदम सेम है, बस नाम के कारण अलग होता है और कुछ नहीं। फॉर ए वैलिड ऑफर, एक ऑफर को वैलिड बनने के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। आपको मैं कुछ ही देर पहले एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहा था। मन ही मन में बात नहीं बनेगा सर, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा
ठीक है। वो एक इसका भी एक एडवर्टाइजमेंट मैंने सुना था कभी कि बंगाली में था कि মনের মানুষের এই জগতে মনের কথা খুলে বলো। ठीक है, पीसी चंद्र ज्वेलर्स का एक एडवर्टाइजमेंट था कि মনের মানুষের এই জগতে মনের কথা খুলে বলো। दैट मींस सिंपल है सर, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जो भी करना है भाई, करने के लिए बोलना है तो बोलो, ना करने के लिए बोलना है तो भी बोलो, बट बोलो तो सही। ए विलिंग टू सेल इज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी, ये चाहते कि अपना गुड्स जो है वो कुछ दाम पे बी को बेचना चाहता है, एक्सप्रेस करो ना, तो दैट इज द ऑफर। ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन अ कंपटीशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। आप समझ रहे हो, जैसे अभी राजनीति चल रहा है सर, आज बंगाल में पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन बंगाल। हेलो विश्वजीत, खबर है ना तुम लोगों के पास भी? यस सर। सर मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है मतलब कौन किसको मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, दैट्स नॉट माय मोटो, उसमें बात ही नहीं करना है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर। मैं क्लास को कंट्रोवर्सी नहीं, बस आपको एक एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूँ। आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई तुम उस पार्टी के लिए मत लड़ो, बदले में मेरे पार्टी में आ जाओ। ऐसा हो रहा है बंगाल में। हेलो, तुम उस पार्टी के लिए मत मतलब मेहनत करो, बदले में मेरे पार्टी में आ जाओ, या फिर तुम मेरे पार्टी में क्यों हो, तुम उसे उसके पार्टी में चले जाओ। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? এখন চলছে এইসব, এখন अभी এইসবই চলছে, ভোট সামনে না। एग्जैक्टली, नाम मत लेना भाई किसी का, ठीक है, बिकॉज मैं क्लास को राजनीति का एरिया नहीं बनाना चाहता। तो जस्ट मैं না না आपको इतना নাম নিচ্ছে আমি বললাম। हाँ, मैं समझ गया, आप लोग सब मैच्योर हो, आई अंडरस्टैंड। सही गलत अलग बात, बट एक्चुअली ऑब्वियसली जो सही है, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा ये लगे कि बंगाल में जिसमें डेवलपमेंट आए, जो स्लॉथनेस है वो चले जाए, चेंजेस करना अच्छा रहता है आई थिंक, ठीक है। स्लॉथ को हटाने के लिए चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ। बाकी जो जो जिसको ठीक लगे भाई, कौन इधर आ रहा है कौन उधर जा रहा है फर्क नहीं पड़ता, बट चेंजेस में ना एक स्पीड अप होता है, दैट्स माई मोटो। ओके, तो ऐसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो इसलिए परिवर्तन करते जाओ, सोसाइटी को डेवलपमेंट मिलेगा। सीरियसली कंपटीशन रहेगा ना, सिंपल लॉजिक, आप लोग एजुकेटेड हो तो समझ जाओगे बात को। मैं कोई पार्टी के बिहाफ में ना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चेंजेस के बिहाफ में बात कर रहा हूँ। चेंजेस करते जाओ, बात बनेगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि ए इज विलिंग नॉट टू डांस, मतलब ए, मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम उस पार्टी के लिए मत लड़ो, बदले में मेरे पार्टी में आ जाओ, तो और बदले में मुझे कुछ पेमेंट कर दो, ठीक है। अगर तुम उसके लिए नहीं लड़ोगे तो बदले में मुझे कुछ पेमेंट कर दो। तो ये किसी को कुछ ना करने के लिए उसको ऑफर करना, हाँ चलेगा सर, ऑफर है, चलेगा, ये भी एक तरह का ऑफर है, प्रपोजल है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं, बस कनेक्ट कर दिया सर, चल रहा है रियल में, दैट्स वाई। The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. एक willingness होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ये willingness होना चाहिए expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. मतलब आपको ना उसके मन में क्या चल रहा है, मतलब उसका assent लेना है। मतलब आप अगर किसी को कोई ऑफर कर रहे हो तो बदले में, ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस लेना आपका, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पर ए टेल्स बी that he desires to marry by end of 2019. ये बोल रहा है बी को कि मैं आपको शादी करने वाला हूं बाई एंड ऑफ 2019। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज, इसमें ना कोई शादी वाला बात ही नहीं है बाई ए टू बी। Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent on the other. Thus, in the above example, if further adds, will you marry me? मैं आपको 2019 के एंड में शादी करने वाला हूं, ये कोई शादी का ऑफर नहीं है। शादी का ऑफर ऐसे होते हैं, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझे शादी करोगे, दैट इज ऑफर। ये ऑफर हुआ, मैं आपको 2019 के एंड में शादी करने वाला हूं, ये कोई ऑफर नहीं हुआ। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना बात? अच्छा, और एक पॉइंट देख लो, फिर आज छुट्टी कर देंगे, फिर नेक्स्ट दिन बाकी चर्चा करेंगे। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ऑफर नेगेटिव भी हो सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो? हाँ सर, ये ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी for rupees 3 lakhs, it is an act of doing, so in this case A is making offer to B। हाँ पॉजिटिव ऑफर है कि मैं अपना गाड़ी है 3 लाख में बेचना चाहूंगा, और वो बोल रहे ठीक है मैं ले लूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि when A asked B after his car meets, when A asked B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to court and he will pay the
repair charges to B for the damage to B's scooter. It is an act of not doing or abstinence. मतलब समझ में आ रहा है कि A ने B के गाड़ी के साथ टक्कर किया, मतलब वो दोनों के बीच में क्या हुआ सर, गाड़ी में टक्कर हुआ। अब शायद मानो कि इसका कार कोई गलती है स्कूटर के साथ, तो वो स्कूटर वाले को बोल रहा है कि भाई कोई कोर्ट वगैरह में मत जाओ, जो सेटल करना है यहीं पर करते हैं। मतलब तुम किसी को कोर्ट जाने से रोक रहे हो और बदले में यहीं पर सेटलमेंट कर रहे हो, तो दैट्स अ नेगेटिव अप्रोच ना। किसी को कुछ ना करने से रोकना, कुछ करने से रोकना बेसिकली नेगेटिव हुआ ना। किसी को कुछ करने से रोकना नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बताना मुझे राजू। কেউ কোর্টে যাচ্ছিল, আমি তাকে কোর্টে যেতে দিচ্ছি না। हाँ साहिल, समझ में आ रहा है कि नहीं? साहिल का मुझे बिल्कुल आवाज नहीं मिल रहा है। नेगेटिव। इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस, मतलब ना करना, या फिर एब्स्टिनेंस का मतलब वही होता है। अब कोई बोलेगा सर एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है? एब्स्टिनेंस का मतलब होता है नॉट डूइंग, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग। ठीक है, ओके। तो ये था आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ ऑफर में। ठीक है, जिसमें हम लोग हाउ मेड, टू होम मेड, कितना तरह का होगा। ठीक है, टू होम मेड में भी कितना तरह का होगा। फिर ऑफर को और क्लासीफाई भी करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर और डिस्कशन चलता जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर में फिर से जाएंगे। तो ये जो भी मैं अभी बात आपसे कर रहा था, तो इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, जो भी क्लास में आज हुआ है उसको तो जरूर करो एकदम स्टार्टिंग से। लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि लॉ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप अगर इसको दिल से और प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे, आप लॉ को प्यार करोगे, गारंटी। लॉ कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ डेली लाइफ चीज़, डेली लाइफ कॉन्सेप्ट है। जितना प्रैक्टिकली सोच पाओगे उतना मज़ा आएगा। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, लिखते हुए पढ़ना सर। जो भी पढ़ रहे हो ना, केस मतलब प्रोविजंस, सेक्शंस, एग्जाम्पल्स, आप लोगों को मैं एक चीज़ होमवर्क में दे रहा हूँ, जो भी अभी तक हुआ है आप पूरा का पूरा नोट्स को लो, पहले पढ़ो फिर उसको लिखो। क्या करना है सर, पहले डेफिनेशंस एंड प्रोविजंस, उसके साथ साथ सेक्शंस भी मेंशंस करना है। सुन रहे हो ना साहिल, राजू, प्रियांशु, आयन, मैं सबको बोल रहा हूँ, विश्वजीत, कि प्रोविजंस को राइट डाउन करो, फिर सेक्शंस वाइज लिखो, फिर उसका एग्जांपल्स क्या है वो लिखो। उसका ना मैट अपना बना लो। मैं तो आपको नोट शेयर कर ही रहा हूँ, बट ये जब भी आप लिखोगे ना, ये प्रूव किया है, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च करके पाया गया है कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो अगर हम लिख ले तो वो मेरे दिमाग में 50% छप जाता है सर। बाकी 50%, सर बाकी 50% अगर आप वो चीज़ किसी और को समझा सकते हो तो वो बाकी 50% आ जाएगा। दिस इज अ प्रूव्ड केस है कि पहले हम पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में शायद 20% रिटर्न होगा, मतलब जो रिटर्न करेंगे ना वो 20% आएगा। अब अगर उसको 50% रिटर्न करना चाहते हो कि एक महीना बाद भी आपको याद है, तो 50%, 50% याद रहेगा, तो उसको लिख के पढ़ लो, नोट खुद का बना लो। और अगर आप उसको 100% याद करना चाहते हो तो किसी और को समझा दो। सर वो कॉमर्स का नहीं होंगे तो सर जरूरी नहीं है, हर कोई बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। जो इंजीनियर है वो भी किसी ना किसी बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। आप वो उसको भी पता है कि क्या चलता है बिजनेस पे, उसको ना स्टोरी जैसे सुना दो, जैसे हम लोग क्लास में स्टोरी सुनते हैं ना, वही कि भाई सुनना एक केस हुआ है, पता है वो क्या हुआ था, वो एक बंदे के दूसरे को ऑफर किया था और उसके बाद ना उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो क्या हुआ पता है। मतलब इस तरह से अपना कहानी बना लो खुद से, और उसको बताते हुए आप एक्चुअली में उसको लग रहा है कि कहानी हो रहा है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, आपका पढ़ाई हो रहा है। सर क्या ट्रिक समझ में आया? হ্যালো রাজু, ট্রিক্সটা বোঝা গেছে যে কিভাবে আমি 100% লকে মাথায় রাখতে পারবো? आयन क्लियर है ना सर? यस सर। ओके ओके आयन, मैं नोट शेयर करता हूँ, और जो मेरे पास एक केस स्टडीज मैट है वो भी मैं आपके सबके साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग एक बार व्हाट्सएप जरूर चेक कर लेना, और जिनके पास है नोट्स। हाँ बोलो। আগের ক্লাসের রেকর্ডিংটা একটু পাঠিয়ে অবভিয়াসলি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্কটা দেখে নিস, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার আমাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা পাঠিয়ে দেবো। ओके विश्वजीत, एनी क्वेश्चन विश्वजीत? नो सर। ओके विश्वजीत, ठीक है, चलो फिर टाटा सबको। टाटा सर। टाटा। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। नाइट सर।